सईदा आपा, आप शुरू कर सकते हैं। सबको आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। This is a very somber moment. We've all collected on this platform to remember a person who was close to all of us, besides a human being, outstanding, multifaceted, who had left a deep impact on all the friends, the loved ones that have collected today to honor him. उनकी ताज़ियत के लिए हम लोग सब इस प्लेटफॉर्म पे आज इकट्ठे हुए हैं। तो मैंने सोचा इसको मैं शुरू करती हूँ। मैं इस कॉन्डोलेंस मीटिंग, इस शोक सभा को अपनी हैसियत के मुताबिक उसको शेयर कर रही हूँ। वेरी हम्बल टू बी एबल टू do this for a personality like Zaheeruddin साहब। तो कैसे शुरू करूंगी? मैंने सोचा कि कुरान शरीफ की एक आयत है, छोटी सी 3 लाइन की आयत है, जो मुझे लगता है कि ज़हीर साहब की जिंदगी पे सादिक आती है। ये सूरा अल इंसान की आयत है। सूरा अल इंसान 76 सूरा ऑफ द कुरान, आयत नंबर 1, और मौलाना अबुल कलाम आजाद का तर्जुमा है जो मैं आपके सामने पढ़ूंगी। जो अपना माल अल्लाह की मोहब्बत में निकालते और खर्च करते हैं और अल्लाह की मोहब्बत में वो मिस्कीनों, यतीमों, गरीबों को खिलाते हैं और कहते हैं हमारा ये खिलाना इसके सिवा कुछ नहीं है कि महज अल्लाह के लिए है, हम तुमसे न कोई बदला चाहते हैं न किसी तरह की शुक्रगुजारी, कोट अनकोट। इसी सिलसिले में एक हदीस कुदसी है which is like an edict, which is an ethereal edict, जो इसको इलेबोरेट करती है, और मैं उसकी 3 लाइनें आपके सामने पढ़ूंगी। हदीस कुदसी में है, कयामत के दिन ऐसा होगा कि खुदा एक इंसान से कहेगा, ए इब्ने आदम, ए इब्ने आदम, मैं बीमार हो गया था मगर तूने मेरी बीमार पुरसी नहीं की। वो बंदा ताज्जुब से कहेगा, भला ऐसा क्यों कर हो सकता है? तू तो रब्बुल आलमीन है, यू आर द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, तू तो रब्बुल आलमीन है। और खुदा फरमाएगा, क्या तुझे मालूम नहीं कि मेरा फला बंदा तेरे करीब बीमार हो गया था और तूने उसकी खबर नहीं ली? अगर तू उसकी बीमार कुर्सी के लिए जाता तो मुझे उसके पास पाता। ये जो हदीस कुदसी है और ये कुरान की आयत जो है, ये ज़हीर साहब की जिंदगी पे सादिक आती है। उनके बहुत से दोस्त और चाहने वाले एक्सप्रेस करेंगे उनकी रिश्ता, उनकी क्वालिटीज, उनका जो अस्तित्व है उसको सामने लाएंगे। मैं तो इतना ही कह सकती हूँ कि अपनी बहुत जिम्मेदार, जो उन्होंने अपना जिम्मेदारियां जो उठाई, उसके साथ साथ जो उन्होंने अल्लाह की मखलूक की जो खिदमत की, वही
बात जो हदीस कुदसी में है वो जहीर साहब की जिंदगी पे सादिक आती है, चाहे वो गरीबों की, फसाद जदों की, मुसीबत के मारों की, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में हो या दिल्ली में हो या हिंदुस्तान में कहीं भी हो, उसके लिए his heart was beating for these, and he was able to throw himself in bringing some comfort, some peace, some solace to them. तो ये जो एक क्वालिटी है कि खुदा के बंदों की खिदमत करना ही अल्लाह ताला के नजदीक सबसे मोतबर काम है, सबसे बड़ा काम है. It's the most exalted condition that anyone can aspire to, and Zaheer Sahab did that. Zaheeruddin Sahab was able to do that. तो आज उनके लिए, उनकी मगफिरत के लिए दुआ करते हैं, और आप सबसे गुजारिश है कि आप अपनी अपनी बात रखें. बहुत से उनके चाहने वाले इस प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं, मगर बस यही है कि छोटी छोटी बातें अगर करें और फिर प्लेटफॉर्म विल बी ओपन. तो ये एक माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू इज दिस. सो हैविंग सेड दैट, मैं अपनी बहुत पुरानी दोस्त और अपनी हमसफर शबनम हाशमी से कहूंगी कि वो इसका आगाज करें. शुक्रिया सईदा आपा. जो दोस्त मुश्किल वक्त में बनते हैं, मेरे ख्याल में सबसे गहरे रिश्ते उन्हीं से होते हैं. जहीर से गुजरात के 2002 के प्रोग्राम के बाद मुलाकात हुई, और पिछले 20 साल लगातार ये सफर जारी रहा, एक दूसरे के साथ मिलना, साथ काम करना, साथ आवाज उठाना. चंद दिन पहले जब आजम का फोन आया तो मेरी समझ में ही नहीं आया कि वो क्या कह रहे हैं, और मैं अभी तक भी इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पाई हूँ कि जहीर इज नो मोर. इट वॉज एक्सट्रीमली डिवास्टेटिंग फॉर मी टू हियर दिस न्यूज. जहीर के बारे में सब लोग बात करेंगे, और खासतौर से उनका जो सोशल डेवलपमेंट का काम है उसके बारे में यहाँ बातचीत होगी. लेकिन मैं सिर्फ 2-3 चीजें जरूर कहना चाहती हूँ, क्योंकि हो सकता है कि उसके बारे में शायद और लोग ना जानते हो. 2008 में यूपीए की सरकार थी. उस वक्त बहुत लोगों को याद होगा कि टेरर के नाम पे सैकड़ों मुसलमान लड़के उठाए जाते थे, जेल होते थे, उनको यातनाएं दी जाती थी. और उस वक्त हम लोगों ने एक ट्राइब्यूनल किया था, और वो ट्राइब्यूनल करना कोई आसान नहीं था, क्योंकि बहुत प्रेशर था ना करने का. वो फाइनली डिसाइड हुआ कि सियासत के ऑफिस में ही, ऊपर जो हॉल है उसमें किया जाए. वहां पे वो हुआ. तकरीबन 40-45 केसेस हम लोगों ने उसमें लिए थे, और जितना प्रेशर था, मतलब वो ये सरकार नहीं थी, एनडीए की सरकार नहीं थी, बेहद प्रेशर था कि उस जगह को कैंसिल कर दिया जाए, किसी तरह ये ट्राइब्यूनल ना होना पाए. जो गली है सियासत में आने की, वहां पे आईबी ने कैमरास लगा रखे थे. लेकिन जहीर बिल्कुल भी एक सेकंड को भी उन्होंने सोचा नहीं कि इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे. उन्होंने साफ कह दिया कि ये ट्राइब्यूनल होगा और सियासत ने जगह दी है और हम इसको कैंसिल नहीं करेंगे. और शायद अगर हमने कोई और जगह बुक कराई होती तो वो ट्राइब्यूनल नहीं हो पाता, जिसके बाद में बहुत गहरे पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस हुए. क्योंकि उसके बाद वो जिस तरह की अरेस्ट होती थी, 500 बच्चों को उठा लिया, वो सब कुछ बंद हुआ. दूसरा, मुझे याद है 2009 की बात है, जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट का ऑर्डर आया, जजमेंट आया इशरत जहां के केस में, और वो बहुत बड़ा 150 पेज के करीब था, और बहुत अच्छा जजमेंट था उस वक्त. तो मैंने वो पीडीएफ भेजा जहीर को और कहा कि जहीर, ये लोगों तक पहुंचना चाहिए, क्या इसको उर्दू में ट्रांसलेट करवाया जा सकता. तो जहीर ने कभी नहीं सोचा कि ये क्या मेरे सर पे 150 पेज डाल दिए. मतलब कभी वो ना का नाम ही नहीं था. उसको कराया गया, उसको फिर बहुत एक्सटेंसिवली चारों तरफ भेजा भी गया. जहीर
दिल्ली आए पिछले 20 साल में, तो आज तक ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने फोन ना किया हो और ना कहा हो कि मैं दिल्ली में हूँ, और हमेशा गौहर और मैं उनसे फौरन मिलने पहुंचते थे। या मैं पिछले 20 साल में जितनी बार भी हैदराबाद गई होंगी, शायद ही कोई एक दो बार ऐसा होगा कि उनसे मुलाकात नहीं हुई या किसी बहुत जल्दी में थे। लेकिन पूरा जो ये एक्टिविज्म का जो पूरा सफर है पिछले 20 साल का, खासतौर से गुजरात के बाद, उसमें हर वक्त जहीर शामिल थे। और उन्होंने कभी भी जो पावर्स में, चाहे पावर में कोई भी बैठा हो, कभी भी उन्होंने ये सोचा नहीं कि एक जो निडरता होती है, एक जो बिल्कुल सही चीज के लिए अड़े रहने की जो हिम्मत होती है, वो जहीर में जितनी थी, वो शायद जो लोग उन्हें करीब से नहीं जानते शायद ना समझ पाए, क्योंकि वो इतने सॉफ्ट स्पोकन थे और इतने, उनसे बात करके कभी लगता नहीं था कि ये इंसान इतना स्ट्रांग भी हो सकता है। बीच में मैं एक बार मिली थी तो बता रहे थे एनडीए के बाद कि बहुत तरीके हैं हैरेस करने के, और उनमें से एक ये था कि टोटली कंट्रोल होना शुरू हो गया था। जो सियासत की जो रीच थी, चाहे वेबसाइट की हो या यूट्यूब की हो, उसको पहले तो उनसे कहा गया कि आप बहुत ज्यादा खबरें छापते हैं सरकार के खिलाफ, और जब जहीर ने कहा कि मैं जो करता हूँ वही करूंगा, जो सही समझता हूँ वही करूंगा, तो उसके बाद इस तरह से उनको कंट्रोल किया गया कि जैसे हम सभी जानते हैं किस तरह सोशल मीडिया कंट्रोल किया जाता है। बहरहाल कहानियां बहुत हैं और टाइम कम है, इसलिए मैं ये दो तीन बातें रखना चाहती थी। और फिर से ये कि जहीर की कमी इस लड़ाई में हमेशा महसूस होगी, क्योंकि ये बहुत ही बुरा वक्त है, और ऐसा वक्त है जब पूरे हिंदुस्तान में जो आवाजें हैं जो बहुत बुलंद रही हैं, उनमें से अगर एक आवाज चली जाए तो ऐसा लगता है कि आप बहुत अकेले पड़ गए। इस लड़ाई में बहुत सूनापन लगने लगता है। तो जहीर हमेशा याद रहेंगे, हमेशा दिलो दिमाग में जहीर की याद रहेगी। और मैं उनकी फैमिली को, उनके दोस्तों को, उनके साथियों को अपनी तरफ से कंडोलेंसेस, डीपेस्ट कंडोलेंसेस देना चाहती हूँ। शुक्रिया। शुक्रिया शबनम। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। आपकी बातों से यकीनन सबके दिल में एक हुक सी उठी होगी, यकीनन। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं, हमारे बहुत अजीज हैं राम पुनियानी साहब, सब जानते हैं उनको, और वो, उनका भी एक खास रिश्ता था जहीर साहब से। तो मैं राम पुनियानी साहब से गुजारिश करूंगी कि वो अपनी बात रखें। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए राम। एक मिनट। हाँ हाँ, हो गया। अब आ रही है आवाज जी। जी जी जी, बताओ। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपा। और प्रिय दोस्तों, जब मैंने पहले तो अपनी पर्सनल बात बताऊं कि जब मैंने खबर सुनी मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि 4 महीने पहले मैं उनको कलकत्ता में मिला था। कलकत्ता में वो आए थे एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस एग्जीबिशन का उद्घाटन करने, और उन्होंने बहुत अच्छे से सुभाष चंद्र बोस के बारे में मीटिंग में कहा। बहुत अच्छा असर भी हुआ। और दूसरी ये बात बताऊं कि जो भी अनहद की तरफ से कार्यक्रम हुए सियासत में, उसके बाद मेरी दोस्ती उनसे बहुत गहरी हो गई, बहुत बहुत गहरी हो गई। भाई के रूप में मैं सियासत के ऑफिस में बहुत रेगुलरली जाता था। ये भी बता दूं, निजी तौर पे मुझे हैदराबाद रहने का मौका मिला 6-8 महीने, और उस दौरान मेरा उनसे मिलना जुलना बहुत फ्रीक्वेंट था। फोन पे तो खैर बात होती रहती थी। और मैंने एक तो उनमें जो मोहब्बत देखी, भाई के तौर पे, दोस्त के तौर पे, कार्यकर्ता के तौर पे, वो काम की इज्जत करना भी जानते थे, और काम आगे कैसे बढ़े इसके लिए उनकी बहुत कोशिश रहती थी। हर तरीके से वो मदद करने के लिए सामने थे। और मैं कभी नहीं भूल सकता जिस प्रकार से उन्होंने सियासत के ऑफिस को बहुत सारी मीटिंग्स के लिए उपलब्ध कराया। और मुसलमान युवकों में खास तौर से मैंने उनसे एजुकेशन की बात की, तो उन्होंने बहुत सारे कार्यक्रम बताए जो उनकी तरफ से वहाँ चल रहे थे। और निजी तौर पे तो ऐसा है कि ये
समाज के आंदोलन का तो बहुत बड़ा नुकसान है ही, और मैं निश्चित रूप से जानता हूँ कि उनकी कमी पूरी करना असंभव है। उनको आप जिस प्रकार से चाहें उनको याद करें, पर उन्होंने जो योगदान दिया है हमारे आंदोलन में, खास तौर से सांप्रदायिकता विरोधी अभियान, उसके साथ ही साथ मुसलमान कौम के बीच में नवयुवकों को एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट की तरफ ले जाने के लिए, वो मेरे ख्याल से बहुत उम्दा काम था, अविस्मरणीय काम रहेगा। तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि उनके जो स्मृति है, उनके जो योगदान है, उनकी जो सहायता है, उनका जो एनकरेजमेंट रहा है काम में, उसका कोई मुकाबला नहीं है। और ये मेरा निजी नुकसान है। मेरा निजी नुकसान इसलिए है कि मैं उनसे बहुत करीबी तौर से जुड़ा हुआ था हर इस मामले में। तो मैं अपनी कंडोलेंसेस देता हूँ उनके परिवार को और सभी दोस्तों को जो उनसे इसी तरह से करीबी रूप से जुड़े रहे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि उनके योगदान के आधार पे हम कुछ करें, एक कमेटी ऐसा करे कि उनके योगदान को हम साल के साल याद रखें किसी न किसी रूप में, या कोई कार्यक्रम हो, या कोई कंपटीशन हो, या कोई और प्रकार का कार्यक्रम हम सोच सकते हैं। हम एक छोटी सी कमेटी बना के उनकी याद में कोई कार्यक्रम निश्चित रूप से सोच सकते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मेरे लिए बहुत दुख का मौका है। इट इज अ रियल सैड मोमेंट फॉर मी। इट्स अ वेरी वेरी डीप एंड पर्सनल लॉस टू मी। थैंक यू फ्रेंड्स। जी बहुत बहुत शुक्रिया राम. I think you have expressed the view that all of us have in our heart so beautifully. So I will just move it along. मैं खालिदा परवीन से दरखास्त करती हूँ, हैदराबाद से हमारी साथी हैं, वो अपनी बात रखेंगे. सईदा आपा, सीमा और खालिदा, नहीं, अच्छा अफजल मेमन भी, मुझे तीनों नहीं दिख रहे हैं, तो प्रॉब्ली आगे चलते हैं फिर मैं. सजाया हाँ हाँ, तो मैं अब ये हमारे तीन दोस्त शायद बाद में लेटर आ जाएं, तो अब मैं सुजाया से रिक्वेस्ट करती हूँ. प्लीज सुजाया, it's your turn and please express your heartfelt feelings that I'm sure you will. Sujaya. प्लीज अनम्यूट. अनम्यूट करिए अपने आप को, सजाया. Yes, yeah. Thank you, thank you so much. I know Zaheer from early 90s, but I started working with him from 2007 onwards. We have formed a collective called Caring Citizens Collective to work on farmer suicides issue, to support farmer suicide families and their children, to educate them. Zaheer was part of our collective, part of executive committee also. And he was there till 2014. Because of he started working on Telangana statehood. But he promised us to continue his support for children. I used to write, I'm still writing, but on different issues, particularly on farmer suicides issues and agriculture. He asked me to translate those issues because there is a big gap between Telugu people and Muslim communities, because it's a language issue. Most of the issues are happening in rural side or not. That's what he expressed and asked me to write on agricultural issues and how they are suffering and how what are the issues they are facing. So certain articles I gave it to him, but I couldn't continue to give continuously because I am also in pressure. So but whenever
there is a need, and we are, as women's activists, we are working with children, we are working with minority communities, we are working with domestic workers. We have a huge network also, but he is part of everything. Whenever we go to Siasat office, or whenever there is a need, definitely he was there. That much I can. But that day, 2 days back, he was part of a civil society meeting on what is happening in national level and how we have to raise issues on memorial meeting of Jaishankar, Professor Jaishankar sir's memorial meeting. He was the speaker just before that day. Actually, in that meeting only, we came to know about Gaddar's demise, and we were till afternoon. We were there only with him. I saw him in that vehicle, and I thought, why these people are going in that vehicle, because it's too hot, and people like Zaheer, people like Vedakumar, these are above 60. They are traveling with that body, and somehow I was not feeling well. So, but it's a huge crowd. Even at the LB Stadium also, it was huge crowd, and maybe I don't know about his health, but definitely it was a exhaustive day that day, and everybody was shattered, and couldn't resist anything. So actually, one of our comrade, he is in that meeting, Kota Srinivas, he was with him till the end. He was with him, and he traveled along with Zaheer in that vehicle. He attended. Maybe he will talk about him, but it's definitely, it's a very, very huge loss for entire, not only just Muslim community, it's for different communities, particularly our Hyderabad lost, and Telangana lost, India lost a good person. Thank you. Saidapa, unmute. Thank you very much, Sajaya. I think you said something very important, that it's a loss for across all communities across the whole country. And that's what's staggering us today. So thank you very much. I will now call upon an old friend I haven't seen for a long time, King Shuknag, and everyone knows him. Everyone has, an old association with him. After that, I will call Khalida Parveen, who's just entered. So may I request you, King Shuk, please? Yeah, I've unmuted myself, I think. Yes, Have yes, I? very, very, very well. Yes, thank you. Zaheer was a close friend of mine, and I used to meet him in a week at least twice as thrice. And so therefore, when I got news of his passing away, it was a massive shock to me. And we just couldn't believe that he has passed away. And then we are running helter-skelter trying to get information about what has happened to him. But it is true that he had actually passed away because of a heart attack or something. And there are so many divergent views. He had gone here, there, and then he died. Certainly, he was not really unwell from what I know, but actually he must have been a little unwell also. But his passing away is a great loss to all of us. His passing away is a great loss to all of us, because he is really committed to for social reforms and for journalism. In fact, he had started a
website called Siasat.com, of which he was the managing editor, and used to sit in a different office away from Siasat. This office was at his home, and he had set up the office of the Siasat.com at his home. He stays in a double-story bungalow. As you know, the first floor is dedicated, the ground floor is dedicated to his office, and a lot of people. And every time he used to see me, he used to say, "Bhai kuch likho na, bhai kuch likho na." And I was always used to tell, "Haan, agle baar likhta hu." Not only me, he will even strive to make my wife also write. And my wife agreed, I will write, but she never wrote. He was, and one thing I know, every week I used to sit with him for 2, 3, 4 hours, and countless amounts of people would come to him for doles and other things. And he used to be happily sign their applications and send them off so that they could get money. So this is something I've not seen really. More than his journalism, the fact that he was a generous man and he had an endowment from which he was paying all the poor people is something which is very great. And this we realized after he died, because huge number of people came after hearing of his death. Of course, he died late in the evening, and there were not much clarity about where he died. But when the body came home, there were hundreds of people there, and the body was not kept there too long. And very early in the morning, it went away for burial at 5 o'clock. As a result, yesterday they had special prayers at the masjid, and people went in a procession to his graveyard. So that is what has happened. And a lot of people had come, and everybody knows him personally so well. So many people were there who had just come to pay respects to him. I also, because in the last few years, as I told you, in a week, at least twice or thrice just to meet him. And now I remember, I can figure out that I don't have any place to go. So in the afternoon before lunch, I would often go and meet him. And he'll say, lunch kaake jao. And I always used to tell him, मैं लंच नहीं खाऊंगा क्योंकि मेरे घर में मेरी बीवी मेरे को खाना बना के तैयार करके रखी है, and she will beat me if I don't join her. So that's how I used to escape. But many times I had lunch with him also. So that's Zaheer. He was a great friend, and he was concerned about Muslim issues, and I knew that he was working on a national level. And the episode that Shabnam Hashmi told us just now about that People's Tribunal, which had been hosted at Siasat, that also I remember because I was also part of the tribunal, and we had examined a lot of under trials. Now, more than ever, the Muslim community is at a weak point. They are not at a weak point. They are at a point where the state government, where the central government would try to make it an election an issue between Hindus and Muslims. So therefore, there's need for very strong voices representing the Muslim world, and Zaheer was one of them. And what will happen, we don't know. But we must work and strive hard to keep his memory alive and work for it. I just don't want to say too much like that on Zaheer. You can speak for hours. But let me stop it here and let other people also condole him. And as far as I'm concerned, I can say it's a huge personal loss to me. It's a huge, huge personal loss to me. Thank you. Thank you very much, Kingshuk. That was very profound. अब मैं गुजारिश करूंगी खालिदा परवीन से कि वो अपनी बात रखें सबके सामने. अस्सलाम वालेकुम. आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है जी, आपकी आ रही है जी, फरमाइए. जी, जैसा मुझे इत्तला मिली व्हाट्सएप के थ्रू के ज़हीर साहब इज नो मोर, मुझे यकीन नहीं आया था क्योंकि एक दिन पहले संडे के दिन हम लोग एक स्टेज पे थे प्रोग्राम में, वो भी इंटेलेक्चुअल्स फोरम था, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत अहम तेलंगाना के लिए बहुत ज़्यादा. तो उसमें एक 10 मिनट्स का स्पीच था ज़हीर साहब का, उनका ड्रीम उसमें भी नज़र आ रहा था कि काम करने को बहुत कुछ था, प्लान भी करे थे. और तकरीबन NRC के बाद मेरे ज़हीर साहब के साथ
बहुत ज़्यादा ताल्लुकात स्ट्रॉन्ग रहा, और हमेशा कम्युनिटी के सिलसिले में और सोसाइटी के सिलसिले में कुछ ना कुछ बातें हमसे सुनते थे, और हमसे कुछ बोलते भी थे। और बहुत से लोग तो ये काम करते हैं, लेकिन उनका एक खूबी ये है कि वो साइलेंटली जो लोगों को मदद करते थे ना, तो वो सबको, मुझे भी पूरे तरीके से नहीं मालूम कि वो कहाँ पर कितने लोगों को, कितने स्टूडेंट्स को एजुकेशन लेवल पे हो या डिप्लोमा के लेवल पे, डिफरेंट लेवल्स पे स्टूडेंट्स को एंकरेज करके एजुकेशन लेवल पे काम किए। मुझे कुछ मालूम, किसी और कुछ मालूम, इस तरह। लेकिन एक पर्टिकुलर पर्सन को पूरा मालूम है, ऐसा नहीं। मैं नहीं समझती कि ऐसा कोई लोग है, क्योंकि वो छुपा के, मतलब उसको ऐलान नहीं करना, अपने आप को लाइमलाइट में लाना नहीं चाहते थे कि मैं ये काम कर रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ। तो ये उनके अंदर बड़ी खूबी थी, और डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी, कि अगर पॉलिटिशियन के अलावा कोई अगर हैदराबाद में मदद के सिलसिले में अगर किसी जगह देखते हैं, तो वो सियासत जहीर साहब होते। हालांकि जाहिर साहब बहुत जमाने से मारूफ है, लेकिन जहीर साहब सबके लिए एक्सेसिबल थे। तो सभी लोगों का नजरें सियासत में जहीर साहब के ऊपर रहता था, कि वहां गए तो हमारा कुछ काम बनना नहीं बनना सेकेंडरी है, लेकिन उनके पूरी बात सुनते थे, उनके लिए कुछ मदद के राह जरूर बता देते। तो उनके लिए बहुत उनका जो जिंदगी है ना, ऐसा लगता था मुझे, ऐसा अब तो पूरे तरीके से लग रहा है कि वो पूरे डेडिकेट कर दिए, कम्प्लीटली पब्लिक लाइफ के लिए उन्होंने डेडिकेट कर दिए। कि जब अपने फैमिली मेंबर्स को इंट्रोड्यूस करते थे, उसके अंदर भी इंतजियाज्म में, ये बेटा है, ये बहू, ये बेहद, ये खूबी, ये फलाना, इस तरह के बातें करते थे। लेकिन मजहर साहब, उनके जो भाई साहब के इंतकाल से पहले हमारी जो 2-3 घंटे की मुलाकात मीटिंग हुई है, उसके बाद भी 2-3 घंटे की मुलाकात हुई। उन्होंने अपने पर्सनल्स बहुत, अपने बचपन के लेकर जो है ना, जब तक के सारी चीजें, बहुत से बातें हमें से शेयर किए थे, तो हम बहुत क्लोज हो गए थे। अभी हम मिलकर काम करना बाकी था, स्पेशली ये 2024 इलेक्शन के लिए हमारे पास कुछ ऐसा प्लान बन रहे थे, हम जो है ना प्लान करके जो है ना कुछ करना था तेलंगाना के अंदर। तो ऐसा विदाउट, साइलेंटली चले गए। मेरे लिए शॉकिंग था ये, कि इतने सारे प्लान्स आपके जहन में था, कुछ हमारे साथ रिवील किए, हमारा प्लान्स आपके साथ शेयर किए थे, अभी करना काम बाकी था। ऐसे कैसे चले गए हमारे जहीर भाई? कि डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। अभी बहुत बड़ा लॉस है, हैदराबाद के लिए नहीं बल्कि वो पूरा देश के लिए भी बहुत बड़ा लॉस है। और जो ना एनआरआई बाहर बच्चे जब पढ़ने के लिए जाते हैं, तो वो बच्चों के सिलसिले में भी वो फिक्रमंद होते हैं, सियासत के जरिए वो हेल्प करते थे। लेकिन वो उसका ऐलान ऐलान ये करा, ये कर दिया, ये कर दिया, नहीं करते थे। ये बहुत अच्छे क्वालिटीज थे उनके अंदर। सिंपल लिविंग, सिंपल लिविंग पर्सन थे, और जो है सिंपलिसिटी को पसंद करते थे, सबको एक्सेसिबल थे। ये है असल लीडरशिप क्वालिटी, यही है। तो मैं समझती हूँ कि उनके एम्बिशंस को हम सब याद करना ही नहीं, बल्कि उनके एम्बिशन को हम पूरा करने की तरफ हमारा एकजुट होकर आज हम कंडोलेंस मीटिंग करें। उनके क्या एम्बिशन से एक जगह नोट करके, उस तरह हमको एक प्लान, एक तो कम से कम प्लान करें कि वो उनका वो ड्रीम हम पूरा करने की तरफ आगे जाएं। और मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि उनके फैमिली के लिए सब्र जमील अता फरमाए, और हम सब के लिए जो है सब्र दे, और उनके उस ड्रीम्स पूरा करने के लिए हमारा काम हमसे ले ले। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया खालिदा परवीन साहिबा। जिंदगी का जो एक खला हो गया है, उसको आपने कितनी मौजू तरीके से उसको एक्सप्रेस किया है, और सबके जो जज्बात हैं उसकी कितनी बेहतरीन तर्जुमानी की है। यकीनन कहीं ना कहीं उनकी स्पिरिट शायद यहीं हमारे गिर्द ही होगी, और ये सब बातें अंगेज कर रही होगी। तो अब मैं अपने बहुत अच्छे दोस्त और हमसफर प्रोफेसर अपूर्वानंद से गुजारिश करती हूँ कि वो भी बहुत मारूफ शख्सियत हैं, सो आई डोंट रियली हैव टू इंट्रोड्यूस हिम, बट अपूर्वानंद, प्रोफेसर अपूर्वानंद, विल यू प्लीज स्पीक? थैंक यू। बहुत शुक्रिया सईदा आपा। मुझे जब खबर मिली तो जैसा सबने कहा, यकीन करना बड़ा मुश्किल था, और ये अफसोस भी बहुत गहरा रहा, क्योंकि अभी मैं कुछ दिन पहले हैदराबाद गया था और उनके चचा से मुलाकात हुई थी,
और कुछ ऐसा हुआ कि उनसे मुलाकात हो नहीं पाई। ये पता चला कि वो थोड़े मसरूफ़ हैं किसी काम में, और हम जा नहीं पाए उनसे मिलने। लेकिन मुझे ज़हीर साहब की को अगर डिफ़ाइन कोई चीज़ करती है तो वो उनकी जेंटलनेस है, जिसके बारे में सारे लोगों ने कहा। एक शाइस्तगी जिसकी कमी होती जा रही है हमारी ज़िंदगी में, समाजी ज़िंदगी में, उस शाइस्तगी की। और दूसरे एक एक तरह का खुलापन अ, जो उनकी शख्सियत में था, और लगातार ये सोचना कि हम कैसे नए-नए रास्ते निकालें। अ, जो माहौल है और ये माहौल पिछले कई वर्षों से अ, ख़राब से ख़राबतर होता जा रहा है, उसमें किस तरह हस्तक्षेप किया जा सके और उसको बेहतर कैसे किया जा सके। तो सियासत का कैसे इस्तेमाल हो, सियासत अखबार, सियासत नेटवर्क कैसे बढ़ाया जाए, ये उनकी फ़िक्र थी। लेकिन उसके साथ जैसे उनकी ज़िंदगी के दूसरे पहलू थे और उनके बारे में हमारे दोस्तों ने बात की, उनसे मेरी वाक़फ़ियत अ, उतनी गहरी नहीं है, जितनी यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनकी है। अ, लेकिन मुझे जो सदमा पहुँचा और तकलीफ़ हुई, वो ये है कि अब एक ऐसा शख्स जो सादगी का, भलेपन का, और ये एक बहुत रेयर क्वालिटी अब होती जा रही है, भला होना, अ, उसका एक तरह का नमूना था, वो अब हमारे पास नहीं है। और अपने वैल्यूज़ में, अपने उसूलों में गहरा यकीन, इस जेंटलनेस के साथ, ये 2 चीज़, और लगातार काम करना। बहुत लोगों के पास उसूल होते हैं, लेकिन वो उसूलों को अमली जामा नहीं पहना पाते। तो ज़हीर साहब में ये सारी ख़ासियतें एक साथ थी, और इसलिए ही वाज़ अ रेयर पर्सन, एंड फॉर अस टू लूज़ सच अ पर्सन दिस जंक्चर इज़ वेरी, वेरी पेनफुल। I remember him, and I regret uh, the occasions that I missed to be with him when in Hyderabad. बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया अपूर्वानंद साहब, आपने जो उनका एक इमेज जो आपने खींचा है कि एक सादगी का और शाइस्तगी का एक पैकर थे जहीर साहब, और वो यकीनन एक दिल को बहुत छू लेने वाली बात आपने कही, एज इफ ही वाज सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ अस। सो अब मैं इसको सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कोदंडरम साहब से दरख्वास्त करूंगी, वेल नोन एकेडमिक एंड एक्टिविस्ट, कि वो तशरीफ लाएं और अपनी बात रखें। I don't see him. Meanwhile, ठीक, Afzal Bhai has joined. Afzal Memon from Gujarat, maybe. अच्छा अच्छा जी। तो ये जब तक वो आते हैं तो उनको फिर हम इनवाइट करेंगे। तो अफजल मेमन साहब, आप आइए, आप अपनी बात रखिए। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और हम सब जो है यहाँ पर आज एक ऐसे शख्स की ताजियत के लिए जमा हुए हैं कि जिसके बारे में यूं कहा जाए कि वो एक जिसको कहते हैं कि क्वालिटी जिसको कहते हैं कि उसका मुजस्समा थे वो। हम उनके बारे में किस बात की, उनकी क्वालिटी के बारे में, उनकी कौन सी सिफात के बारे में हम बात करें, वो भी एक हमारे लिए मसला है। लेकिन खैर, जो भी है दुनिया में जो आया है उसको मौत का मजा तो चखना ही चखना है, इस दुनिया से जाना ही जाना है। लेकिन ऐसे लोग कुछ हमारे लिए भी जो है ने तो कुछ बात छोड़ कर जाते हैं, हमारे लिए हिम्मत होती है, हिम्मत अफजाई की वो उनकी जो बातें होती है। मैं अक्सर उनको देखता था तो वो हर फील्ड में, जैसे एक तो हमारे इस मुल्क के जो फिलहाल हालात चल रहे हैं उस पर इतने ज्यादा मुतफक्किर थे वो कि हर वक्त इस बात पर दिल जलाया करते थे कि कैसे इस माहौल को हम सही करें, और इस मुल्क में हम जो हमारा इस मुल्क का जो मिजाज है
कि सबको साथ में लेकर चलना, तो ये कैसे यानी बाकी रहे। और जो फिलहाल जो हालात की वजह से अभी थोड़े दिन पहले ही जो है वो एक दिन फोन आया और मुझे कहने लगे कि अफजल भाई ये हालात जो है हमको क्या करना चाहिए और नेक्स्ट इलेक्शन में हमको क्या यानी कदम उठाने चाहिए। तो वो जो थे वो अपनी जात से एक खुद इंस्टीट्यूट थे। मैं जब तक उनको जानता हूँ वहां तक, अच्छा लगाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, और अल्लाह के नेक और मकबूल बंदे थे। और अल्लाह के नेक और मकबूल बंदे होने का एक एजाज ये भी होता है कि जब अल्लाह किसी से मोहब्बत करता है तो अल्लाह ताला उसको जो है वो खैर के कामों के लिए चुन लेता है। जैसे हम देखते हैं कि कोई भी किरदार जो होता है तो वो नफा पहुंचाने वाला किरदार, तो ये हर फील्ड में नफा पहुंचाने वाले थे। एक मरतबा मैं हैदराबाद इनके ऑफिस में बैठा हुआ था तो कुछ बात निकली, तो वो जो बैरून जो बच्चे जाते हैं फॉरेन में या और जगह पर भी, तो उनके रिश्ते करवाने के बारे में भी बड़ा एल्बम उनके पास थे। कहने लगे कि देखो ये बच्चे हैं, ये बच्चियां हैं। मैंने कहा अजीब बात है। फिर कहने लगे कि जो देहातों में जो गरीब और बिछड़े लोग हैं उनको जो है वो रोजगार के लिए हम उनके लिए क्या काम कर सकते हैं, तो उनके लिए भी वो काम कर रहे थे। इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में काम कर रहे थे। रेडियो स्टेशन वो खोला हुआ था उन्होंने। कैलीग्राफी अजीब और गरीब उसमें उनकी जो है दिलचस्पी थी कि इनके आप सियासत अखबार के उसमें जाएंगे तो कभी जिसने उनकी गैलरी देखी है नहीं देखी मुझे मालूम नहीं, हम में से कितनों ने, लेकिन उस गैलरी के अंदर भी आपको कैलीग्राफी क्या बेशुमार जो है और अल्लाह के नाम के साथ उनका जो ताल्लुक था, तो वो भी एक अजीब बेमिसाल था। बेशुमार कैलीग्राफी अल्लाह के नाम पर उन्होंने करवाई हुई थी और अपना पूरा जो है एक बहुत बड़ा कमरा जो था वो भरा पड़ा। तो ये शख्स जो थे वो, इनकी खला तो हम लोग नहीं पूछ सकते, लेकिन इतना है कि बस हम सब जो है इनके जो ड्रीम्स बाकी है उनके दोस्त होने की हैसियत से भी हम सब जितना भी हो सके इतना पूरा करें। अल्लाह ताला जो है बस मरहूम की मगफिरत फरमावे, पसमानदा को जो है सब्र जमील अता फरमावे, और हम सबको भी जो है अल्लाह के यानी नेक बंदों में अल्लाह हमको शामिल फरमावे, ऐसी हम दुआ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, शुक्रिया अफजल भाई, आपने जो बातें रखी हैं उसमें जो खला आपने जिस खला का आपने जिक्र किया है वो भी एक तरह से इट्स स्टार्क रियलिटी। और आपने जो कहा था कि कुल्लू नफसिन जायकतुल मौत, हर एक नफ्स को मौत देखनी ही है, मौत उसके सामने है, ये भी एक सही आपने एक बहुत एक मौजू बात रखी। तो बस से अगले जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं वो हमारे बहुत पुराने दोस्त, बहुत अजीज हैं हमें, और पर लगता है कि सदियों से हम एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं। और वो हैं गगन सेठी साहब, गुजरात से, सब जानते हैं गगन सेठी साहब को। वो अपने ख्यालात आपके सामने रखें। शुक्रिया सईदा जी। या आई थिंक बात तो वही है कि आई थिंक यू वर जस्ट 63 और इतनी कम उम्र में एक ऐसा शख्स जिसे मैं समझता हूँ वो रीढ़ की हड्डी थे, हम सब के कामों की रीढ़ की हड्डी थे। और रीढ़ की हड्डी का एक खास खासियत ये होती है कि वो इनविजिबल होते हैं, वो सामने बहुत नहीं आते, बट वो लड़ाई को सीधा रखने में बहुत काम करते हैं और दर्द को कम करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये दैट वाज द फंक्शन ही वाज प्लेइंग राइट सिंस 2002 जब मैं उनसे जानता था। फोन करते थे, क्या चाहिए, कैसे मदद चाहिए, मसलों पे चर्चा करना। मुझे याद है कम्युनल वाले बिल पे उन्होंने हैदराबाद में बुलाया था। आजम भाई उनके साथ काम करते थे तो ज्यादा उनके थ्रू बात होती थी। पर एक बात उन्होंने जरूर हम सबको बताई है कि बिजनेस और मानवाधिकार दोनों साथ में चल सकते हैं। और आई थिंक ये बात
मैं सब बिजनेसमैन को कहना चाहूंगा कि वो समझे कि अगर रीढ़ की हड्डी सीधी हो तो बिजनेस भी कर सकते हैं और मानवाधिकार की लड़ाई में भी जुड़ सकते हैं। आई थिंक ये एक तरीके से जहीर भाई ने ये पूरे देश को ये बताया है। और ये स्टोरी मुझे लगता है कि ये जो बड़े बिजनेसमैन हैं शायद उनको ये बात जानी चाहिए कि जहीर ने क्या क्या किया है 2002 में, और जब भी जिन जिन को मदद मिली हो उनको सपोर्ट किया है। आई थिंक आई ऑलवेज फील के सीइंग डेथ always makes us think of life and purpose. And I think in Zaheer's death, we should all really start thinking, what is the purpose? What is the life that he led? And can we take inspiration from a person like him? My deepest condolences, Saidaji, to the family and to all his colleagues. And I'm sure his legacy will continue. When you have such a powerful man who does such wonderful things, you can't forget him. And I think there will be leaders, there will be people in Hyderabad who will take his legacy forward. I'm very confident of it. Thank you so much for the opportunity, Saidaji. बहुत बहुत शुक्रिया गगन, आपने जो एक बात रखी है वो एक बिल्कुल ही नया जाविया है और उसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए कि हाउ डू यू कंबाइन दीज टू एंटीथेटिकल एस्पेक्ट्स व्हिच जहीर साहब डिड। तो अब मुझे लगता है वो डनरम साहब शायद आ गए हैं। इज ही देयर? Yeah, I am here. Can we? Okay. So please, would you take the floor now? Thank you. Yeah, thank you for giving me this opportunity. It's a very big loss to all of us in Hyderabad, and now I have realized he has a wide network all over India. We knew about it, but today I am witnessing it. And in fact, he passed away on a day participating in one of his great friends' funeral procession. Gaddar passed away a day before, and there was a huge funeral procession the day he passed away. And he took part in that funeral procession. Many friends suggested that he should go in his own car rather than climbing onto the truck that carried the body. But he said no, he would like to continue the journey along with the body. So he went there, and as soon as he climbed down the truck, he fell down and collapsed. It's so sad. He's such a great human being. You rarely seen him. We have rarely seen him ever feeling or getting angry with anyone. Never has he been very angry with any person. He would always be a very charming person, speak so lovely. And the most important thing is that he has been taking part in wide variety of activities. So difficult to believe that a person can take part in so many activities. His wife was not keeping well. He was taking care of the family and paid so much attention to the family. It is difficult to believe. Then he looked after the paper. More than paper, he started the web news channel, Siasat English channel, English web paper. And that paper has become so hugely popular. And he was devoting a lot of time to make it a success across the country. Then, his relief and reform activities, and he's also was more interested in providing support to many people. He was actively involved in all the activities that were, designed to fight against communalism. In some form or the other, he would involve. He was also very keenly interested in helping very poor Muslim youth, girls and boys as well. He was helping them to learn English, to pass the courses, degree courses, and he was also providing them with skills. And those activities he was quite interested in displaying it. On a number of occasions he has shown all these activities. Someone has mentioned about it.
how he conducts this activity. And then, of course, more than anything else, he is also an active supporter of the struggle for Telangana state. Our friendship has grown during those days. He would talk to leaders in Delhi. He would mobilize support. He would write about it in his dailies. And he would convince students. And more than anything else, he would always say that the activity should not confine to the new city. It should be extended to the old city. To the best of my knowledge, he was the last link between old city and the new city. I don't think we can replace him. Anyone can replace him. We used to have Professor Jadhav, and Jadhav passed away quite some time ago, and his place has been replaced by Zaheer Bhai, and Zaheer Bhai was the only link, and he would communicate with people and tell us quite often that all activities should also be conducted in the old city. And he was, after the state came into existence, he has been fighting for the democratic a democratic governance. And he was many a times invited by the government. They would call him and he would say very clearly, I have nothing to do with power. I am on the side of the people. So it requires a lot of courage to say to tell a chief minister, I am not interested in meeting you. Many occasions, very recently, some Muslim youth have come together and they brought out a declaration called Muslim Declaration, explaining the social and economic activities that need to be done to improve the lot of the Muslims. He was invited to release the report, and people thought that Zaheer was behind this. So the calls came to him from government. And he said very categorically that if you want a report, I can send it to you, but I don't want to meet you. It is for you to take a decision. We will not take part in it. And he called these young boys and girls who prepared this report and told them, भाई आप क्या कमाल किए मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन सरकार से मेरे को इतने फोन आ रहे. So he was so impressed with the activities like that. He was with people. He never was interested in finding out the socio-economic status or, for that matter, religion of the affected person. If someone is suffering, it is Zaheer Bhai who would go to their rescue. That's Zaheer Bhai. He is there, with everyone who is who is suppressed, whose rights are denied, and who is discriminated, and who is in a very poor, distressed condition. Zaheer Bhai would have reached to him, supported him, and would never talk about it. That is the greatest thing about him. And for us, it's a very important adda, as we would say in Hyderabad, a place where we would gather once in a while and talk about issues and talk about developments at the national level. He would offer very nice tea for all of us. And Zaheer Bhai, is a link between different movements in Hyderabad. And to think of Hyderabad without Zaheer is something very, very difficult to most of us. That's the greatest contribution. It is so difficult to believe that one single individual can connect so many movements in Hyderabad. He was with Telangana. He was with any anti-democratic struggle. He was with the struggles against the authoritarianism of the government. He was fighting against communalism, and more than anything else, he was providing relief to the needy person. And he was connecting all these movements, one with the other. And somehow the central theme was democracy, protect democracy, promote and strengthen democracy. That was his central concern. I think, we all should do whatever is possible to strengthen democracy in India, to strengthen democracy in every aspect of social life. That's what we should learn from Zaheer. And such a pleasant personality. He is working right from 7 or 8 in the morning till late 10, 11 in the evening, but you never see him tired, and he is never, he never is very, at every point in the day, he is very charming and very easy to communicate with. We miss him. We miss a very great personality. Thank you.
Thank you very much, Professor Saab. You have expressed your views and aspects that I don't think many people would have known. Your old and intimate friendship and camaraderie, that's very evident. So अब मैं हिलाल अहमद साहब से गुजारिश करूंगी कि वो तशरीफ लाएं और अपनी बात रखें। हिलाल अहमद साहब कानपुर से तशरीफ लाएं। जी शुक्रिया। एक थोड़ा सा अपना कैमरा कुछ anyway maybe you can yeah okay that's better thank you जी। जिस तरह से सारे हजरात ने बताया, मेरे पास भी जब खबर पहुंची तो मेरे पास तसल्ली का सिर्फ वही सामान था कि खबरें झूठी भी हुआ करती हैं, लेकिन बहरहाल वो हकीकत थी जो सामने आई। मैं दो शेर आजम जहीर भाई की पर्सनालिटी पे पेश करना चाहता हूँ, शायद वो उनकी अक्कासी कर सके। इसलिए कि बहुत रोएगी और फरियाद करेगी दुनिया, हम ना होंगे तो हमें याद करेगी दुनिया। दूसरा शेर है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे और रो गया। खिदमत खल्क को ज़हीर भाई समझते थे और तीन खसूसियात थी मेरी उनसे तकरीबन 20-25 साल से मुलाकात आज़म भाई के थ्रू हुई थी। एक उनके अंदर बेपनाह इखलास था, कोई रियाकारी नहीं थी। उनके अंदर बेपनाह इस्तिकामत थी, यानी वो कॉन्टीन्यूअस स्ट्रगल करते थे, स्ट्रगल को बीच में नहीं छोड़ते थे जो अक्सर हमारे हजरात करते हैं। तीसरा, कुरान में भी एक अच्छाई सद्दक़ा बिल हुस्ना आयत में आई है कि जो चीज़ उनको समझ में आ जाती थी फिर उसको वो चूँ चला नहीं करते थे, उसको एक्सेप्ट करते थे और उस पर वो काम शुरू कर देते थे। मेरा उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस लॉन्ग टर्म प्लान एंड लॉन्ग टर्म प्रोसेसेस पे था। मुझे याद है कि 2004-05 में जब हैदराबाद साउथ में इंजीनियरिंग कॉलेजेस में बूम आ रहा था और नॉर्थ के यूपी, बिहार, बंगाल और आसाम में वो उस तरह से इंजीनियरिंग कॉलेज प्राइवेटाइज नहीं वो बन रहे थे, तो उनसे बात हुई। एक हम लोगों ने डेटा निकाला कि साउथ के जो 4 स्टेट हैं उनमें 1,000 की पब्लिक पे एक सीट है इंजीनियरिंग कॉलेज की, जबकि नॉर्दर्न स्टेट में 1,00,000 की पब्लिक पे एक सीट है इंजीनियरिंग कॉलेज की। तो क्यों ना कम फीस को, डिमांड एंड सप्लाई का फीस में भी प्रोसेस होता है, तो क्यों ना हम लोग नॉर्थ के बच्चों को मोटिवेट करें कि वो साउथ में जाके एडमिशन लें। और वो प्रोसेस चला और वो उनको बहुत कम फीस में एडमिशन दिलाया गया। फिर उनकी ऊपर से भी मदद की जिसमें ज़हीर भाई, आज़म भाई और वगैरह लोग पेश थे। आज वो हाथ जो चैरिटी को रिसीव कर रहे थे वो चैरिटी करने वाले बन गए। मैं कम से कम अपने अजला के आसपास के 500 बच्चों के लगभग बच्चों को जानता हूँ जो उस प्रोसेस से निकलकर जो नौकरियां ढूंढ रहे थे इंटर के बाद वो इंजीनियर बने और आज ये बहुत से लड़के फॉरेन में सेटल्ड हैं। उसके बाद एक बात ये निकल गया है कि भाई देखिए, जब तक एक्सटर्नल रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे ये एजुकेशन की प्रॉब्लम हल नहीं होगी। हम जितना चाहे कर लें, लेकिन एक तो हम लोग रस्म रवाज में बहुत पैसा खर्च करते हैं, उसके लिए उन्होंने दूबदू प्रोग्राम चलाया। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 11वें और 12वें प्लान में वो साथ थे और जिस तरीके से उसमें जो एक्स्ट्रा मनी निकाली गई, स्कॉलरशिप, डायरेक्ट इंटरवेंशन एंड इनडायरेक्ट इंटरवेंशन, उस सब ने काफ़ी रिसोर्सेज भी गवर्नमेंट के भी मूव कराए। तो ज़हीर भाई शॉर्ट टर्म के साथ साथ लॉन्ग टर्म प्लानिंग के बारे में भी सोचते थे और ज़रूरियात के बारे में सोचते थे और जिसमें उनका काफ़ी काम था। इसी के साथ उन्होंने जो भी विरासत छोड़ी हो, लेकिन उनकी जो खिदमत खल्क की विरासत उन्होंने छोड़ी है
वो विरासत हम सबको लेना चाहिए और हम सबको इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए ताकि उनकी यादें तारीख में भी रहें और हाल में भी रहें। थैंक यू वेरी मच। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने बाकी जिस तरह से शुरू किया कि हम न होंगे तो बहुत याद करेगी दुनिया। तो ये सादिक आता है जहीर साहब पे, और वाकई हम सब के दिल की आवाज आपने ये आवाज बुलंद की। तो अब मैं एक हमारे बहुत अजीज हैं, अरसे से मैं तो मिली नहीं इनसे, मगर जाहिर है उनके दिल पे जो गुजर रही है ये हम सब समझ सकते हैं, सभी के दिल पे गुजर रही है। मगर आजम साहब एक बहुत सेंसिटिव इंसान है, एंड मैं इस वक्त आजम को इनवाइट कर रही हूँ कि वो अपनी बात रखें। आजम जी। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम आदाब अस्सलाम। एवरीवन। जहीर भाई के साथ बहुत पुराना रिश्ता रहा है मेरा। मैं खुशकिस्मत मानता हूँ अपने आप को। उनके साथ तो ये रिश्ता शुरू हुआ था एक्चुअली, शायद कुछ लोग, बहुत से लोग यहाँ पर नहीं जानते कि वो एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर भी रहे थे। तो हम सोचे थे कि कुछ पैसे भी बनाएंगे। गगन भाई जैसा बताए थे कि भाई कुछ कमाई भी हो जाए, उसके साथ कुछ काम में भी जाए। जब जहीर भाई के साथ मिलकर के जब मैं पूछा कि भाई गाइड करिए मुझे इन्वेस्टमेंट में के लिए, तो वो कुछ दिन मेरा इन्वेस्टमेंट का मॉडल देखे, फिर बहुत क्लियरली बता दिए कि आजम तुम्हें सब्र नहीं है, तुम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते स्टॉक एक्सचेंज पर। तो वहां मेरा इन्वेस्टमेंट का रिश्ता उनके साथ खत्म हुआ और दोस्ती और एक्टिविज्म का रिश्ता शुरू। ये मैं बात कर रहा हूँ 97 98 की बात कर रहा हूँ। उसके बाद तो खैर बहुत से हादसे होते रहे। मैं कुछ इंस्टेंसेस है जो हमारे साथ, मेरे और जहीर भाई के साथ गुजरे हैं, मैं उन पे जोर डालना चाहूंगा, वो बताना चाहूंगा ताकि लोगों को पता भी चले कि कितना कितना उनका कितना फैला हुआ दायरा था काम करने का, किस किस तरह से वो काम कर सकते थे और कैसा वो जस्तुजू उतनी ही हर चीज में लगा सकते थे। 2002 के हादसों के बारे में तो सभी जानते हैं और यहाँ पर मेरे बहुत अजीज दोस्त भी बैठे हैं जिनके साथ हम काम किए। तकरीबन सभी जो इस पैनल पे हैं उन सबके साथ काम हुआ है। 2002 के एक दो इंस्टेंसेस में बोलूंगा गुजरात राइट्स के, जो शायद बहुत लोग नहीं जानते। तो एक तो कोशिश की गई थी जिसमें अफजल भाई का बहुत बड़ा हाथ रहा, बहुत बड़ा साथ रहा, कि स्कूल सेटअप करना है इन द गेटोस, और वो उसमें कामयाब हुए। और उसमें माशाल्लाह जहीर भाई का बहुत बड़ा हाथ रहा, बहुत बड़े स्कूल्स बने हैं वहाँ। पर वो तो बनते बनते इंफ्रास्ट्रक्चर का काम था। उसके साथ ही साथ ये भी हुआ कि क्यों ना हम और कुछ स्कूल से कोशिश करें कि ये जो बच्चे डिस्प्लेस हो गए उनको लेने की। तो शायद कम लोग ये जानते हैं कि जेजुइट स्कूल्स का, यानी कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और जो भी क्रिश्चियन स्कूल्स है, उनकी एक मीटिंग बुलाई गई थी। उसमें हम लोग खास तौर से एक रिक्वेस्ट किया गया था कि भाई आप मुसलमान बच्चों को लीजिए। तो जो जो स्कूल्स का जो प्रॉब्लम था जो इजहार करे वो उसमें यही था कि भाई एक तो बैकग्राउंड में मुसलमान बहुत कमजोर होते थे अंग्रेजी में, और दूसरा वो फीस के बारे में जरा मुश्किल से देते थे। मुसलमान कमजोर ही होते थे, गरीब भी होता। तब वो भी जिम्मेदारी उठा लिए थे और उनकी टीम कि नहीं, जितने बच्चे दाखिला लेंगे हमारे तरफ से हम कोशिश करेंगे कि हर बच्चे की फीस वक्त पर आपसे पहुंचे, और वो पूरा करे, वो बात पे रहे, माशाल्लाह वो भी रहे। तीसरी बात गुजरात के बारे में, खैर यहाँ पर गगन भाई बैठे हैं, गगन भाई के सामने तो हम पूरे झुक जाते हैं कि माशाल्लाह उनका जो काम, जो रिहेबिलिटेशन का रहा, रीसेटलमेंट का रहा, जो घर उजाड़े गए थे, जो कॉलोनी उजाड़े गए थे, वो तो गगन भाई का बहुत बड़ा काम रहा उसमें, और हम शुक्रगुजार है कि वो हमारे साथ है आज। मगर मैं ये भी मानूंगा कि जहीर भाई भी उनके साथ हाथ में हाथ मिला करके चले और ऐसे कॉलोनीज बनाए कि जो टिन के और एस्बेस्टॉस के कॉलोनीज नहीं, पक्का ठोस काम, ताकि जो वहां पर रहे तो इज्जत से रहे। और वो उन गरीबों को मिला जो बिल्कुल सोच भी नहीं सकते थे जनरेशन तक के वैसा घर उनको मिल सके। चौथी बात गुजरात के राइट्स में बताऊंगा कि आजकल खास तौर से जो अंग्रेजी का सुनते हैं
तो एक विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम बल्कि सुनते हैं, जो अमेरिका में और वेस्टर्न वर्ल्ड में कॉमन है। यानी जो अगर कोई हादसे से गुजरा है और उसको जान और माल की फिक्र है कि वो आकर के वहां पर अपनी गवाही नहीं दे सकता है, तो उसको कोई और जगह पे रखाया जाता है। शायद बहुत कम लोगों को पता होगा शायद कि ऐसे बहुत से फैमिलीज रहे गुजरात के जो चाहते थे कि आकर उन केस लड़े, पर उनको उनकी जान की फिक्र थी। ऐसे बहुत से फैमिलीज दे वर शिफ्टेड आउट ऑफ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, वहां पर शिफ्ट करके उन लोगों को वहां पे उनका खर्चा निभाया गया और वक्तन वक्तन ला करके उनको गुजरात में जब वो पेशी होती थी तब वो पेशी में आते थे। और बहुत दसों के सौ केसेस में कामयाबी हुई है, कॉम्प्रोमाइजेस हुए हैं यकीनन, लेकिन अब जहीर भाई और उनकी टीम हर वक्त इनका साथ दी है। इससे हटके मैं एक बात कहूंगा, 2003 में जब ये 2002 के गुजरात के फसादात के बाद तो सब मान रहे थे आरएसएस, सॉरी जो भी बहरहाल राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस के, भाई ये एक एक्सपेरिमेंट है। तो वन ऑफ द लीडर्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट वाज प्रवीण तोगड़िया, जो वीएचपी के जनरल सेक्रेटरी थे। उनको एक भी काम वो अपने कांधों पे ले लिए थे कि साउथ में जरा गड़बड़ करेंगे। शायद वो इरादा था, नहीं था, खुदा ही बेहतर जानता। लेकिन अनंतपुर एक डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश का, वहां पर वो आकर के खास तौर से कुछ गड़बड़ कराना चाह रहे थे। तो यहां पर मैं पहली बार गदर साहब और जहीर भाई का रिश्ता देखा कि कुछ दिन पहले जब मुलाकात हुई, जब जिक्र आया कि भाई यहाँ पर कुछ गड़बड़ कराने का लग रहा है कि हो सकता है, तब जहीर भाई गदर साहब के पास खास तौर से गए और रिक्वेस्ट करे कि इस बात को जरा किस तरीके से थाम सकते हैं। जहीर भाई की बात रखते हुए गदर भाई अनंतपुर में कुछ दिन जाके कैंप करे, गांव से गांव फेरे, दलित ऑर्गेनाइजेशन से मुलाकात करे, दलित मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करे, ताकि प्रवीण तोगड़िया के रैलीज में पार्टिसिपेशन ना हो। देखिए हद इस हद तक हो गई कि मुश्किल से 100 लोग शामिल भी नहीं हुए प्रवीण तोगड़िया की मीटिंग, और एंड रिजल्ट ये हुआ कि वो प्रवीण तोगड़िया वाज अरेस्टेड इन अनंतपुर and he was released only after a bond was given that he will never visit Anandpur again. हिलाल भाई और बहुत से साथी यहाँ पर जानते हैं कि 2006 के बाद एक सिस्टमैटिक एक प्रोग्राम किया गया, सचर कमेटी का चल ही रहा था कि भाई जो गरीब जो मुसलमान है, खास तौर से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, उनको जो लग रहा था कि कोई चांस नहीं है वहां पे आगे बढ़ने का, तो उनको हैदराबाद ले आए और यहाँ पर पढ़ाए। और इसमें मैं खास तौर से हैदराबाद के कुछ कॉलेजेस की भी मैं शुक्र अदा करूंगा कि वो दिल खोलकर अपने सीट्स अवेलेबल कर दिए, ताकि एक एक मुकाम से 100 लोग आए। और ऐसा था कि डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट, हम यहाँ पर मंडल भी कहते हैं, मंडल से बड़ा जो भी होता है एक एक डिस्ट्रिक्ट में एक मुसलमान ग्रेजुएट नहीं होता था, वैसे मुकाम से जाकर के लेकर आके मुसलमान बच्चों को, गरीब बच्चों को यहाँ पर पढ़ा। और ऐसे 100 बच्चे हैं जो जाकर के वापस दिल्ली मेट्रो में काम किए हैं और पूरे मुल्क में आज जुड़े हैं। 2007 में मक्का मस्जिद में ब्लास्ट हुआ था। देखिए ये दिस इज ऑफ इम्पोर्टेंस, कोई जिक्र भी करे थे यहाँ पर हैदराबाद के जो है कि मक्का मस्जिद के ब्लास्ट के केस में भी गए, वो शामिल हुए। वो जो मदद होना था वो हुई, मगर ये भी मानिए कि 100 बच्चों को यहाँ से, इनोसेंट बच्चों को उठा लिया गया था। 2008-9 में हमारे कमिश्नर थे बलविंदर सिंह साहब, कमिश्नर ऑफ पुलिस थे। वो अगेन दिस स्पीक्स अबाउट जहीर भाई's इमेज कि ही स्पेसिफिकली कॉल्ड जहीर भाई एंड सेड कि भाई ये जो बच्चे उठाए गए हैं आप इनके बारे में जानते हैं क्या? तो जहीर भाई एक इन्वेस्टिगेशन की एक टीम सेटअप करके एक बाकायदा एक पूरी रिपोर्ट बनाए जिसमें दिखाए कि 70 से ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जो 100% इनोसेंट है, उन पर एक भी किसी भी तरीके का कलंक नहीं लग सकता। एंड टू द क्रेडिट ऑफ द पुलिस कमिश्नर बलवंत सर, ही took cognizance of that report, he set up his own team, investigation team, checked out कि भाई वाकई में ऐसे है क्या, and then got them all released
with a certificate saying कि हाँ ये पूरे बाइज्जत रिलीज हो गया. This certificate was issued by the police department. 2008 से खास तौर से हम लोग रियलाइज कर रहे थे, या जहीर भाई रियलाइज कर रहे थे कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के हॉस्टल्स में एबीवीपी हैड मोर और लेस टेकन ओवर, और वहां पे मुसलमान और वीकर सेक्शंस दलितों का जीना हराम कर दिए थे. ही टुक इट अपॉन हिमसेल्फ कि ये जो बिछड़े ग्रुप से इनको साथ लेकर आएंगे. And the best way he felt was to arrange meeting over food. तो ये ऐसा होता था कि एक एक शादी खाना बुक हो जाता था, और मुस्लिम और दलित स्टूडेंट्स were brought together and they were made to eat together. After that जो उनकी फ्रेंडशिप रही है वो आज तक बरकरार है. ये अपने आप में एक मिसाल है. मैं खत्म करता हूँ वहां पर एक और मिसाल देके कि मुजफ्फरनगर के जब राइट्स हुए थे तो अब जहीर भाई खास तौर से वहां पे भी रिसेटलमेंट करे थे, और वहां पर गर्ल्स पे उनकी तवज्जो टोटल थी कि भाई जो ट्रॉमाटाइज्ड लेडीज और गर्ल्स उनको किस किस तरीके से दे हैव टू बी रिसेटल्ड. दिस वाज इम्पोर्टेंट एंड he did whatever was possible and beyond it. शुक्रिया. तो ये मैं सिर्फ ये मिसाल दे रहा हूँ कि इनके कितना दूर कितना चौड़ा दायरा था काम करने का. सईदा पर मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि असगर जहीर सन इज आल्सो पार्ट ऑफ दिस. जी जी जी. आई वुड वांट हिम टू कम ऑन बोर्ड एंड से. ये अभी अब ओपन करेंगे हम इसको प्लेटफॉर्म को. तो मैं बस शुक्रिया बहुत बहुत. आपकी इतनी बात आपने रखी, मैं तो एक शेर से उसका तशरीह कर सकती हूँ कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है. तो आपकी बात जो है वो कहाँ तक पहुंची है. शुक्रिया बहुत बहुत आजम, आपने बहुत एलैबोरेटली बात बताई. अब मैं ऐसा करती हूँ जैसे आजम ने अभी सजेस्ट किया कि असगर मियाँ भी हैं यहाँ, और मैं शबनम एंड आई वी आर सॉर्ट ऑफ वर्किंग इन टैंडम. तो ये प्लेटफॉर्म खोल देते हैं. अपनी ब्रीफली जो भी अपनी बात रखना चाहें तो अपनी इख्तिसार से अपनी ब्रीफली अपनी बात रखें जहीर साहब के ऑनर में, उनकी याद में. So the platform is open now. We will hear Asghar first and then. जी असगर आप आइए, तशरीफ लाइए असगर. जी आइए, जी तशरीफ लाइए प्लीज. आप लोगों में से कुछ लोगों से मैं वाकिफ़ हूँ और कई से वाकिफ़ भी नहीं हूँ. मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ये मीटिंग रखने का. It's a very hard time for all of us. बस शुक्रिया करना चाहता हूँ, और आप सबसे गुजारिश है कि उनके काम को आगे बढ़ाने के लिए जो चीज़ में हम मदद मिल सकती है हम करने के लिए तैयार हैं. और आप सबकी जो शेयर्ड एक्सपीरियंसेस है, आपके ख़ुद के एक्सपीरियंसेस है, वो प्लीज़ हम नए जनरेशन से हमसे शेयर करें ताकि हम सीख के ये काम को आगे बढ़ा सकें. अभी फ़िलवक्त मैं उस हालत में नहीं हूँ कि और कुछ ज़्यादा बात कर सकूँ. बहुत बहुत शुक्रिया असगर. अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता करे. आपको आप इतने बड़े ट्रायल से गुजरे हैं, पूरा आपका खानदान. हम सब दुआ मांगते हैं इसके लिए कि आप उनका काम आगे बढ़ाएं, और यकीनन आपके हम बुजुर्ग हैं, हम आपके साथ हैं. इंशाल्लाह ये काम जरूर बढ़ेगा. आप जैसे नौजवान हैं तो क्यों ना बढ़े, और यही उनकी रूह को अल्टीमेटली दिस इज गोइंग टू बी द ग्रेटेस्ट solace for his spirit. So having said, thank you very much. And now the platform is open in case anybody wants to. Shukriya bahut bahut Asghar. Anybody wants to say something? Please raise your hands so that we can identify who wants to speak. ये
प्रोफेसर इक़्तिदार मोहम्मद खान का हाथ मैं देख रही हूँ। जी, डॉक्टर विनय का नाम मैं देख रही हूँ। विनय का हाथ देख रही हूँ। डॉक्टर विनय, आप प्लीज स्पीक योर पीस प्लीज, डॉक्टर विनय। Saidapa, I can't see Vinay, I can see Tanveer Ahmed. Oh, Tanveer is there? Acha. No, this is not that Tanveer. Tanveer Hussain. No, Tanveer Ahmed. Not Tanveer Hussain hasn't joined. Oh, okay, I'm seeing Dr. Vinay's hand. He's waving his hand. Oh, I see. I'm looking at the digital hands. So Acha. Tanveer ke baad we will have Dr. Vinay. तनवीर आप आइए प्लीज, आप अपनी बात रखिए। M.A. शकील एंड तनवीर एंड देन डॉक्टर विनय, इसी ऑर्डर में। जी तनवीर। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं रांची झारखंड से हूँ। असल में मैं जहीर भाई से 2002 से जुड़ा हुआ था और लगातार उनके मूवमेंट से मैं वाकिफ था और लगातार वो झारखंड को पूरे हिंदुस्तान से कनेक्ट कर रहे थे। तो मैं, क्योंकि वक्त बहुत कम है, मैं सिर्फ झारखंड में लिंचिंग के बारे में बताना चाहूंगा। जब झारखंड में लिंचिंग शुरू हुआ तो जहीर भाई ने उस लिंचिंग परिवार की मदद के लिए अपने अखबार में उनके इश्तेहार निकाला, ऐड निकाला कि इस परिवार बहुत गरीब परिवार है, इनकी मदद की जाए। यकीन मानिएगा, एक हफ्ते के अंदर में उस विक्टिम परिवार के अकाउंट में, किसी के अकाउंट में 8 लाख, किसी के 10 लाख आया। और एक परिवार ऐसा था जो हाल ही में खरसावा में लिंचिंग हुआ था 2018 में, जो काफी पॉपुलर था। उसके अकाउंट में जहीर भाई की मदद से करीब करीब 54 लाख रुपए आए थे उस बच्ची के अकाउंट में। और बाकी जो लिंचिंग जितने भी हुए, एक बच्चा है जमशेदपुर में 4 लोगों को बच्चा चोरी के नाम पे मार दिया गया था, तो जहीर भाई ने उसके लिए भी अपने अखबार में लोगों से अपील किया और हैदराबाद के लोगों ने उन चारों के अकाउंट में करीब करीब, किसी के अकाउंट में 15 लाख, किसी के अकाउंट में 16 लाख, कई लाख अकाउंट में पैसे आए थे। तो ये बड़ा अचीवमेंट रहा था, जहीर भाई के कोशिशों की वजह से ये हो पाया था। और दूसरी, अभी हाल ही में लास्ट 10 जून को जो झारखंड में एक बड़ा कांड हुआ था, जो नुपुर शर्मा के विरोध में लोगों ने जो मार्च निकाला था, जुलूस निकाला था, उस जुलूस में सरकार ने फायरिंग करा करके 2 लोगों को शहीद कर दिया था, जिसमें एक बच्चा था मुदस्सिर, जो 15 साल का बच्चा था। जहीर भाई ने जिस घटना के 1 घंटा के बाद ही मुझे फोन किया और कहा कि इस परिवार का मुझे डिटेल दो, और मैंने पूरा डिटेल उन्हें भेजा। और अल्हम्दुलिल्लाह उनके काविशों की वजह से उन परिवार के भी अकाउंट में काफी पैसा आया। जो आज जो परिवार खड़ा है, कम से कम कमाने वाला कोई नहीं था, आज उन्हीं का वजह है कि खड़ा है। और इससे पहले बता दूं मैं आपको, 2006 में मैं हैदराबाद गया था, तो जहीर साहब ने मुझे ऑफर किया था कि झारखंड बिहार के जितने भी बच्चे हैं, जो मुस्लिम बच्चे हैं और इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, आप उनको मेरे पास भेजें। मैं सियासत की मदद से माइनॉरिटी इंजीनियरिंग कॉलेज में उन बच्चों का दाखिला कराऊंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह 2016 तक हमने सिर्फ झारखंड से 1000 से ज्यादा बच्चों को गवर्नमेंट के जो फीस हुआ करते थे उस फीस से भी कम में एडमिशन करवाया, यानी 15,000 सालाना, 25,000 सालाना, 20,000 सालाना में। फिर इस मूवमेंट को मैं ले गया बिहार, और बिहार में भी मैंने कई लोगों से अप्रोच करा करके वहां भी हजारों बच्चों का मैंने एडमिशन करवाया जहीर साहब की मदद से। फिर उसके बाद मैं ले गया आसाम में एक एमपी है यूडीएफ के बदरुद्दीन अजमल, उन ऑर्गेनाइजेशन के इंचार्ज थे खसरुल इस्लाम ने भी जहीर साहब की मदद से करीब करीब 3 से 4 हजार बच्चों का दाखिला अपने एरिया के लोगों का, गरीब बच्चों का, हैदराबाद के डिफरेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में कराया है। तो ये बहुत बड़ा एहसान रहा है। और अभी तक लगातार वो हम लोगों से टच में रहते थे। कोई बच्चा अगर पढ़ना चाहता है इंजीनियरिंग, अगर पैसे की कमी है, तो हम लोग यहाँ खड़े हैं, आप उनको भेजिए। बहुत सारी बातें हैं लेकिन वक्त कम है, इसलिए मैं बता नहीं पा रहा हूँ। शुक्रिया। शुक्रिया बहुत बहुत। वक्त वाकई बहुत तेजी से जा रहा है। तो 2 साथी हैं, एक शकील साहब हैं और एक पीरजादा साहब। इस वक्त मैं नजर नहीं आ रहे, मगर उनका हाथ रेस था, तो इस वक्त शकील साहब नजर आ रहे हैं। आप अपनी बात रखिए शकील साहब, और उसके बाद मैं गुजारिश करूंगी आखिर में कि गौहर रजा साहब तशरीफ लाएं, वो बिल्कुल एट द एंड ऑफ दिस मीटिंग। आप शकील साहब प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जहीर भाई का साथ मेरा लगभग 1997 से था कि मैं एज ए यंग लॉयर वहाँ पे उनके पास मुलाकात हुई। वो एक शुरू किए थे MDF माइनॉरिटी डेवलपमेंट फोरम,
जिसमें जो NGOs काम कर रहे थे उनके पास काफी इंफॉर्मेशन नहीं होता था, तो उसको जहीर साहब ने कोलैट करके इंफॉर्मेशन कई जगह से कई स्कीम्स के बारे में बताते थे। तो फिर 2002 के जो गुजरात राइट्स हुए थे, तो उस टाइम पे जहीर साहब ने हम सबको बुलाया और कहा कि जो है मियाँ, अगर हम काम नहीं करेंगे यहाँ पे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो हैदराबाद के जितने सेंसिटिव एरियाज थे जहाँ पे रॉयट प्रोन्स एरिया थे, तो वहां पे जाकर कमिटीज बनाए, हिंदू और मुस्लिम्स का ग्रुप्स में जाकर मिलकर कमिटीज बनाए और उनको एक हॉटलाइन नंबर्स दिए कि किसी को कुछ कमी हो तो आप हमको फोन कर दें, तो हम आपकी कमी पूरी करेंगे, लेकिन आप बाहर निकलकर किसी चीज के लिए ना मांगना है ना लड़ना है। तो इस हिसाब से हर मोड़ पे जहीर भाई साथ में रहे हर किसी के। एंड 2008 के जो मक्का मस्जिद ब्लास्ट एंड एवरीवेयर जो है वो हर बार हमारे साथ रहे। और आजम भाई जैसे बता रहे थे और पूरे हमारे साथी, इसमें कई साथी है जो मेरे साथ में काम किए, तो हमेशा हमको ये था कि जहीर भाई एक ब्रदरली फिगर है, हमको कहीं भी हम काउंट कर सकते थे उन पे। कभी कुछ होता तो जो है सिर्फ भाई जहीर भाई हम देख लेंगे। रिसेंटली जहीर भाई ने एक हैदराबाद में बहुत बड़ा जिम्मेदारी उठाई है, वो था वक्फ प्रोटेक्शन का। जो वक्फ के जायदादों को कब्जा किया जा रहा था, उस पे उन्होंने एक जिम्मेदारी ली और हमको बोला कि चलिए आप सब काम करिए, हम मिलके करेंगे। तो आज इंशाल्लाह वो काम, और जो भी काम जहीर भाई करते थे, हम ये कोशिश करेंगे उसमें थोड़ा सा हम कर सकेंगे तो भला होगा। और कोई भी आदमी उनके पास आता था तो अगर कोई काम से भी नहीं आए तो कम से कम उनकी मुस्कुराहट वापस लेके जाता था वो। जी सही बात है, बिल्कुल इंशाल्लाह बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत थैंक यू। जी, शुक्रिया बहुत बहुत। मैं डॉक्टर विनय को इनवाइट करती हूँ कि वो अपनी बात रखें। Yeah, you're muted. Yeah, I've unmuted. A little different from everyone else. It was that I knew Zaheer and me knew each other literally since we were born. His father and my father was an ex-union minister, Mr. Shiv Shankar, and Abid Ali Khan Sahab and my father were extremely close friends. And then we were in the same school, so we grew up together. It was very unfortunate that the day he passed away, one day before, I had a meeting in which Mr. Kodandram also was there. And that particular day, I had gone and picked him up. I said, I'll come to your place and we'll go to the Fateh Maidan or LB Stadium where Mr. Gaddar's body was kept at peace. Both of us went together, and then he said, Bhai, my funeral procession mein jana cha raha hu. I couldn't join him in that, so I left, and suddenly in the evening, I got this news, and it was truly devastated. We had started, both of us with another person had started an organization called Hindustan Hamara, in which we had a lot of meetings. The last one was when Taliban took over Afghanistan. We invited a lot of ex-ambassadors, Indian Foreign Service people. Unfortunately, for some reason, we had to disband that. And then even in Delhi, we had quite a few meetings in the Constitution Club. We joined with Mr. Kuldeep Nair, helped him in the Indo-Pak Friendship organization which he was running, and then about communal violence, Aaj ke Hindustan mein Musalman ke halat, lot of meetings that way we were having. Basically, I want to tell you something which speaks the greatness of Zaheer, which all came because of his upbringing. A lot of people may not know here that Zaheer was actually an adopted child by Mr. Abid Ali Khan. And he did not know it until the day of the marriage, when his father, who left the 3 children and went off to Pakistan, had come on the day of the marriage to bless the children. And that was the day when Mr. Abid Ali Khan had told Zaheer, and Zaheer refused. He was on the day of marriage when he should have been happy. He was in tears. He said, Abba, main nahi jata. You are my parents. You are the ones who brought me up.
someone suddenly comes and says he is the father. I'm not going to accept it. And the parents also took care of the three children, I would say much more than their own children. I mean, because I was a direct witness to how they were taken care. We'll miss you, Zaheer. We promise you that whatever you stood for, we will take it forward. I can speak for hours because I've known you for 60 years now, 55 to 60 years, but I know there's less time, more people are to talk, but we'll miss you, and we will also take forward what all you stood for, what all you dreamt for, what all you wanted to do in for the society. Thank you so much for being with us, Zaheer. Thank you very much, Dr. Vinay. You have a very long relationship, and especially because of the closeness of your respective fathers. And then you grew up with him. And so that, of course, is a whole, you unravel the whole history. Very much appreciate your intervention. So I've just got two more speakers, and then we'll have to end this because it's already getting, quite late. So I will now request, the names are not, Miss Subatul Marjan, Iqtidar Muhammad Khan and Sabatul Marjan. In that order, please. And then I will invite Gauhar Raza Sahab to conclude. आइए प्लीज अपनी बात रखिए बरजान साहब. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है जी, आ रही है. आज इत्तेफाक से मैडम मैंने अभी शाम सोशल मीडिया के किसी ग्रुप से ये खबर आई ज़हीर भाई के हवाले से, और मैं ज़हीर भाई से बहुत ज़्यादा मेरा उनका ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन मुझे याद है कि अब से 22 साल पहले 20 साल पहले एज आई थिंक आप लोग बहुत से लोग नहीं जानते होंगे क्योंकि मैं बहुत एक्टिव नहीं रहता हूँ सोशल मीडिया पे. मैं जामिया में इस्लामिक स्टडीज़ का प्रोफेसर भी हूँ और आजकल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी हूँ. तो हमारे साथ कोलैबोरेशन में उन्होंने 20-22 साल पहले कुरान की खत्ताती पर एक एग्जीबिशन लगाई थी जामिया मिलिया इस्लामिया में, हमारी फाइन आर्ट गैलरी में, और उसमें शीला दीक्षित जी को इनॉग्रेट करना था. दैट टाइम शी वाज चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली. तो वो जो 3 दिन एग्जीबिशन चली और 4-5 दिन ज़हीर भाई अपनी पूरी टीम खत्तातों की, इवन जो कुक्स थे हैदराबादी खानों के, वो लेकर आए, यहाँ गेस्ट हाउस में ठहरे, और हमने ज़हीर भाई के साथ जो कुछ 3 दिन 4 दिन गुजारे, वो अभी इसको देखकर फौरन वो सब ताज़ा हो गए. अ परफेक्ट मैन, एक जो मोमिन की खूबी हो सकती है, क्योंकि मुसलमान तो सभी होते हैं, लेकिन मुसलमान जो हम यहाँ लोग हैं बैठे हैं जानते हैं कि मोमिन उससे सुपरलेटिव डिग्री में आता है मुसलमान. तो जाहिर सी बात है कि मैं ज़हीर भाई को ये समझता था, जो मेरा वो 4 दिन उनके साथ तजर्बा रहा, जिस तरह से वो अपने तमाम लोगों को हैंडल्स कर रहे थे. हैदराबाद से लोग आए हुए थे, ठहरे हुए थे जामिया में, हम लोग दिन भर एग्जीबिशन चूँकि हमारे कोलैबोरेशन से था, और ज़हीर भाई जिस तरह से हम लोगों के साथ और हम ज़हीर भाई के साथ, अल्लाह ताला उनको जन्नत में दर्जात बुलंद करे. और उसके बाद से चूँकि हमारी मुलाकात तो उसके बाद जिस्मानी तौर पे तो नहीं हुई, लेकिन कभी फ़ोन पे बात होती थी, और उनकी जो एक्टिविटीज़ थी वो हम देखते रहते थे. जिस तरह से उन्होंने अभी एक हमारे पीछे एक हमारे जो हमसे पेशरो थे जिन्होंने कहा गुजरात के हवाले से, वो हमारे इल्म में उनके ज़रिए से आई बातें, हमें मुजफ्फरनगर के हवाले से भी कुछ बातें आई हमारे सामने. तो ज़हीर भाई का जो खिदमत खल्क का कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट हज़ारों लाखों लोगों में से चंद लोगों को हासिल होता है, और जिस तरह से इस कॉन्सेप्ट को पूरा करने में खिदमत खल्क में वो बेदरेग पैसा खर्च करना, लोगों को जोड़ना, फिर एक अच्छी सलाहियत ये थी कि वो ये जानते थे कि किससे कहाँ कैसे मदद ली जा सकती है इस पॉजिटिव काम के लिए. तो बहरहाल उनके सिलसिले में जितनी भी तारीफ़ें की जाएं, हम सुन भी रहे हैं इतनी देर से लोगों से जो डायरेक्ट उनके साथ 20 साल 25 साल 40 साल 50 साल से काम कर रहे हैं लोग. मेरा तो 50 दिन भी वास्ता नहीं रहा डायरेक्ट, लेकिन मुझे उन्हीं 6 दिन में 7 दिन में लगा कि ये एक परफेक्ट इंसान है, जो एक होना चाहिए समाज के लिए. इस जैसे लोगों की समाज को ज़रूरत है, चाहे कोई भी समाज हो, उसको इस तरह के लोगों की ज़रूरत है. और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ऐसे नोक लेक बंदों को, जिनकी दुनिया में ज़रूरत होती है, उनको अल्लाह भी उनको प्यार करता है, और उनको ज़्यादा देर नहीं छोड़ता है कि ताकि उनके इम्तिहान की घड़ियाँ बढ़े नहीं.
एक शेर मुझे याद आता है, मेरे एक उस्ताद का था, जब मैं बचपन में पढ़ता था, तो मैं आप लोगों को सुनाए देता हूँ। ज़हीर भाई के मरहूम की नज़र करता हूँ और दुआए मग़फ़िरत करता हूँ कि क्या लोग थे जो राह वफा से गुजर गए, जी चाहता है कदम चूमते चले। अरे तो ज़हीर भाई उन्हीं तरह के लोग थे। अल्लाह उकला ताला उनमें जो सलाहियतें थी हम लोगों में भी वो पैदा हों, और अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और उनके जो करीबी फैमिली के लोग या उनसे जो मुताल्लिक़ जिनको इस वक्त सदमा है, अल्लाह ताला उनको सब्र दे। और इस महफिल को जिन लोगों ने सजाया, मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि अगर शायद ये नहीं होती तो हम हैदराबाद तक नहीं पहुँच पाते। जाते भी तो बहुत बाद में कभी जाते वहाँ, तो मुलाकात फैमिली से, लेकिन आज ज़हीर भाई दोबारा से हमें ताज़ा हो गए, याद हो गए। अल्लाह ताला उनकी फैमिली को भी सब्र दे, और जो इन लोगों ने ये ऑर्गेनाइज किया उनको भी इसका अज्र दे। वालेकुम अस्सलाम। जी शुक्रिया बहुत बहुत प्रोफेसर इक़्तिदार साहब। और अब मैं आखिर में बिल्कुल सबतुल मरजान साहब से गुजारिश करूंगी कि वो अपनी बात रखें, रात बहुत हो गई है। और फिर टू कंक्लूड I will request a very, very dear friend and another fellow traveler, Gauhar Raza Sahab, to bring this to a conclusion. Thank you. मेरा नाम सुबतुल मरजान है, और आज की मीटिंग मेरे लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है, इमोशनली ओवरवेलमिंग है। मैं उनको ज़हीर साहब से मेरी मुलाकात 2 बार हुई, लेकिन उन 2 मुलाकातों में जिस तरह का इम्पैक्ट मेरे दिल पे और रूहानी तौर पे क्रिएट हुआ, वो शायद बहुत सारी मुलाकातों में भी नहीं हो सकता। डॉक्टर शेख उबैद के से मैं एक इंटरव्यू कर रही थी 2014 में, और उन्होंने मुझे ज़हीर साहब से कनेक्ट करवाया, और उसके बाद मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि वो मुझसे नामायूस हैं और मैं उनको कॉल करूं और रिस्पॉन्ड ना करें। अभी रिसेंटली मैं बॉम्बे गई हुई थी और कुछ काउंसलिंग से मुताल्लिक कॉल किया मैंने उन्हें, तो फौरी तौर पर उन्होंने मुझे कॉल बैक किया, और ये इतना रियश्योरिंग रिस्पॉन्स था उनका। और आला इंसान जो होते हैं, अच्छे इंसान जो होते हैं, वो इसी तरह के होते हैं कि जिससे आपके कुछ फ़वाइद आपसे जुड़े ना हों, आप उनको भी उसी तरह मोहब्बत और शफ़क़त से रिस्पॉन्ड करते हैं, जिनसे प्रॉब्ली आपका फ़ायदा भी होता है, उनसे बेहतर आप उनको ट्रीट करते हैं। उन्होंने फ़ौरी तौर पे मुझे रिस्पॉन्ड किया, और मजीद साहब हैं जो कि काउंसलिंग का काम काफ़ी प्रोएक्टिवली कर रहे हैं, तो उनसे उन्होंने मुझे कनेक्ट करवाया, और फिर उनका मैसेज मुझे भेजा कि आप मरजान से बात करें। और फ़ौरी तौर पे उन्होंने कॉल किया, जो भी मेरे डाउट्स वग़ैरह थे उन्होंने क्लैरिफ़ाई किए। रहमाई 30 जो कि मेरी बहन काफ़ी प्रोएक्टिव है उसमें, रहमाई 30 ऑर्गेनाइजेशन जो कि बच्चों को नीट के लिए और इंजीनियरिंग के लिए प्रिपेयर करते हैं ऑल अक्रॉस इंडिया। तो उस पूरे इनिशिएटिव्स को काफ़ी वो अप्रिशिएट करते थे। और मेरी बहन ने, रफ़तुर रहमान ने, जब उन्हें कॉल किया तो काफ़ी उन्होंने कोऑपरेट किया, उन्होंने काफ़ी आर्टिकल्स पब्लिश किए, और बहुत ज़्यादा उन्होंने अपनाइयत और शफ़क़त का बर्ताव पेश किया। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा सोशल कॉजेज़ में उनसे जुड़ी भी नहीं थी, लेकिन ऑन अ पर्सनल लेवल आई फेल्ट दैट ही वाज़ अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, एंड इन द लास्ट 3-4 days I felt that I have lost my father, the way I felt when I lost my father, I'm feeling like that। क्योंकि असल ऐसे कुछ इंसान होते हैं जो कि आप काफ़ी उनसे मिलते नहीं हैं, जुलते नहीं हैं, लेकिन आपके दिल में एक सुकून रहता है कि अगर आपको ज़रूरत हो तो आप किसी इंसान को नॉक कर सकते हैं और वो इंसान हमेशा आपके लिए अवेलेबल होगा। तो इस तरह की शख्सियत असगर है यहाँ पे। मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आपके वालिद बहुत ही आला इंसान थे, और उन्होंने बहुत सारे लोगों पे अपना असर और अपना इम्पैक्ट क्रिएट किया, और इंशाअल्लाह ताला हम लोग सब आपके साथ हैं, और आपके साथ हैं। उनके इनिशिएटिव्स को हम आगे बढ़ाएँगे इंशाअल्लाह, और मेरे से जो भी मदद होगी इंशाअल्लाह मैं हमेशा अपने आप को अवेलेबल रखूँगी। और इस शेर के साथ कि मत सहल हमें जानू फिरता है फलक बरसों, तब ख़ाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। ये उनकी शख्सियत को की तशरीह करता है और बताता है कि वो किस तरह के गैर मामूली इंसान थे, और कितनी मुश्किल है इस तरह के इंसान का फिर से पैदा होना। और हम सब खुशकिस्मत है कि हमने उन्हें एक्सपीरियंस किया, और हमें ये मालूम है कि अब अच्छे इंसान होने की क्या अलामात हैं, और ये हमारा दायरा कार सिर्फ अपने लोगों तक महदूद नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि जब भी लोग बात कर रहे हैं, तो सिर्फ ऐसा नहीं कि मुसलमान बात कर रहे हैं, उनके बारे में ऐसे लोग भी बात कर रहे हैं जिनसे दूसरी कौमों का ताल्लुक है, और वो उसी मोहब्बत और शफ़क़त से बात कर रहे हैं जिस तरह हम बात करें। तो ये जो एक यूनिवर्सल अप्रोच होता है किसी की शख्सियत का, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है जो कि उनमें थी, और हम सब ने एक्सपीरियंस किया। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम लोगों को इस लायक बनाए कि हम भी उन्हीं की तरह काम करें। और इसके जी साथ मैं बहुत ख़त्म बहुत करूँगी। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। शुक्रिया।
जी, मुख्तलिफ शेरों से उनकी पर्सनैलिटी को जिस तरह से एनहांस किया गया है, मैं बहुत मकबूल हमारे अजीज शायर गौहर रजा साहब से पहले एक क्लास स्पीकर को मदऊ करूंगी जिन्होंने ज़हीर साहब के साथ काम किया है। सैयद माजिद साहब अपनी बात रखें और उसके बाद गौहर साहब तशरीफ लाइए, और फिर शबनम से गुजारिश करूंगी कि इसको इख्तिताम पे ले। माजिद साहब तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा और ज़हीर साहब का ताल्लुक तकरीबन 2007 से है। मैं जब उनसे मुलाकात करा था जब मेरे कॉलेज के फाइनल ईयर में था मैं, और कॉलेज के फाइनल ईयर्स में जब ज़हीर साहब से मेरी मुलाकात हुई थी, और उसी वक्त उन्होंने मेरे लीडर के तौर पर मुझे मेरा साथ दिया। इतने सालों में जब मैं उनके साथ काम करके आता हूँ, उनका ज़्यादातर वक्त हम लोग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स में गुजारते थे। अम्बेडकराइट्स, जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, लेकिन जब ज़हीर साहब का इंतकाल हुआ रिसेंटली, सबसे ज़्यादा तकलीफ और सबसे ज़्यादा रिएक्शन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स से आया हम लोगों को, क्योंकि उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि उनका जो तदफीन है वो जल्द से जल्द कर दी जाए, ज़्यादा वक्त ना लगाया जाए। इसलिए उनका इंतकाल तकरीबन शाम 5:30 बजे हुआ, तो बाद नमाज फजर उनकी तदफीन कर दी गई थी। लेकिन जैसे ही ये सब बहुत सारे लोगों को पता नहीं था, जब पता चला वो सब लोग बहुत ही तकलीफ में आए। तो ज़हीर साहब के बारे में मैं क्या बताऊं, ज़हीर साहब अपने में एक यूनिवर्स थे। उन्होंने कई सारे ऐसे काम किए जो एक इम्पॉसिबल टास्क थे, उन्होंने वो पॉसिबल करके बताया। कुछ काम ऐसे होते जो उनकी ताकत में नहीं होते, या जो कष्ट कर नहीं पाते, वो वेरियस सोर्सेस से वो काम तकमील को पहुंचाते। और वो जब हर किसी से मिलते, ऐसी मुस्कुराहट से मिलते कि बस वो अपने आप समझता कि वो सबसे ज्यादा करीब हो गया ज़हीर साहब के। अब मैं आखिरी में यही बताना चाहता हूँ कि ज़हीर साहब का जो मिशन था, या ज़हीर साहब जो सोच लेके चलते थे, वो अपने आप में एक सोच थे, तो वो सोच कभी खत्म नहीं होगी, और उनके जो अधूरे काम है और जो अधूरा मिशन है, इंशाल्लाह वो पूरा किया जाएगा। हम लोग कोशिश करेंगे आप लोगों की मदद से, आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों की गाइडेंस में, कि उनका मिशन कभी ना रुके। जी, बहुत शुक्रिया। यकीनन दुआएं भी आपके साथ हैं, और जो लोग यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं और जो लोग पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं, वो सब आपके साथ हैं। तो इसी बात पे जो इख्तिताम पे हमेशा एक बहुत हाई नोट पे होता है, ज़हीर साहब के को खिराज अकीदत पेश करना। मैं अपने बहुत अजीज दोस्त और फेलो ट्रैवलर कंपेनियन से गुजारिश करूंगी, गौहर रजा साहब से, कि अपनी बात। जी, आदाब सैयदा आपा और बाकी सारे लोग जो इस मीटिंग में जमा हैं, उनको मेरा आदाब पहुंचे। ये हम सबके ही लिए एक बहुत बड़ा पर्सनल धक्का था जब ये खबर मिली कि ज़हीर नहीं रहे। वो मुझे भाई कहते थे, मैं उन्हें भाई कहता था, और इस भाई कहने की शुरुआत, शायद वो सबको ही भाई कहते थे, लेकिन मैं सबको भाई नहीं कहता, वो मुझे जरूर भाई कहते थे। इसकी शुरुआत 2002 में हुई, और जब बहुत बुरे वक्तों में कोई दोस्ती परवान चढ़ती है तो वो बहुत गहरी होती है, और यही हुआ बहुत सारे उन दोस्तों के साथ जिनका ताल्लुक खूब ज़हीर साहब से पैदा हुआ। और फिर धीरे धीरे हमने एक दूसरे को जानना शुरू किया। उन बुरे वक्तों में जब इंसानियत शर्मसार हो रही होती है, तब इंसानियत अपने उरूज पर भी दिखाई देती है। और ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनमें ज़हीर साहब एक अलग इनफरादी हैसियत रखते थे, जिनमें वो इंसानियत हम सबको ही जो दोस्त बने उस वक्त दिखाई दी, जिसकी सख्त जरूरत थी, जो मरहम की तरह से अपने अंदर काम कर रही थी उन लोगों के जख्मों पर जिनको गहरे जख्म लगे थे। लेकिन ये झटका बहुत बड़ा झटका है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सिर्फ साउथ इंडिया के लिए नहीं, बल्कि पूरे मुल्क में जो सेक्युलर सोच रखने वाले हैं उनके लिए। ज़हीर एक मुकम्मल सेक्युलर सोच रखने वाले थे, और अक्सर गांधी का ये नाम आता है जब भी बात की जाती है कि एक रिलीजियस आदमी सेक्युलर कैसे होता है, या
और लीडर्स का नाम आता है लगातार, लेकिन एक दोस्त की हैसियत से अगर आपको देखना हो कि एक रिलीजियस आदमी सेक्युलर किस तरह से होता है, तो आप जहीर साहब की शख्सियत को देख सकते हैं। मुझे लगता है कि ये वक्त ऐसा था जब उन्हें नहीं जाना चाहिए था, और मैं उनसे खफा हूं इस बात पर कि वो ऐसे वक्त पे गए हैं जब मुल्क चल रहा है। उनको अपना ख्याल रखना था। मैं उन सारे दोस्तों से खफा होता हूं, मुझे अपनी जिंदगी का नहीं मालूम, लेकिन उन दोस्तों से सबसे खफा होता हूं जो ऐसे वक्त पे छोड़ के हम लोगों को जा रहे हैं, जब हम में से हर एक इस मुल्क को बचाने में लगा हुआ है। उस ख्वाब को जो जहीर देखते थे या हम लोग देखते हैं, उसको बचाने में लगा हुआ है। मुझे हमेशा जहीर भाई की शख्सियत ऐसी लगी जिसमें बहुत बड़ा हिस्सा मासूम था। बिल्कुल उनकी हंसी, उनकी मुस्कुराहट, उनका भाई कहना और उनका एक्साइटमेंट जो अपने प्रोजेक्ट्स के साथ था, जो कमिटमेंट था, उसमें एक मासूमियत थी, उसमें एक जोश रहता था। हमेशा जब भी मैं अ, हैदराबाद जाता था जरूर मुलाकात करता था, वो जब भी दिल्ली आते थे उनकी मुलाकात होती थी, और हम दुनिया की हर बात एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। न जाने कितनी चीजें, मसलों के ऊपर बातचीत होती थी। लेकिन हैदराबाद जाने पर हर बार कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नई ख्याल उनके जहन में मौजूद होता था कि किस तरह से इस मुल्क की खिदमत की जा सकती। मुझे याद है कि वो कितने एक्साइटेड थे अंग्रेजी जबान सिखाने का जब प्रोजेक्ट चल रहा था उनका, तो या शादियां करवाने का, मिलवाने का लोगों को। या उसके बाद हमारी बात हुई थी कि खत्ताती जो है वो इतनी खूबसूरत है हमारी जबान में, उर्दू जबान में, उसको हमें बचाना चाहिए, उसकी हमें कोशिश करनी चाहिए कि बचाया जाए उसको। और उसके 2-1 साल बाद जब मैं गया वहां पर, तो उन्होंने मुझे एक बड़ा भंडार दिखाया जिसमें वो कटआउट्स मौजूद हैं और वो जखीरा मौजूद है जो उन्होंने हिंदुस्तान भर के खत्तात जो थे उनको इकट्ठा करके और खत्ताती करवाई और उसके कटआउट्स बनवाए। मैं इस तरह से याद कर रहा हूं कि ये एक्साइटमेंट हम में से हर एक की जिम्मेदारी है शायद जिंदगी में, जिसमें हम उस एक्साइटमेंट को महसूस भी करें कि हम ये खिदमत इस मुल्क के सेक्युलरिज्म को बचाने के लिए कर रहे हैं। और इसलिए उनकी शख्सियत बहुत अहम हो जाती है मेरे लिए। और ये झटका जो हम लोगों को लगा है, हम सब गम के साथ साथ ये भी है कि एक फेलो ट्रैवलर, अब उसकी आवाज उतनी नहीं गूंजेगी इस मुल्क के अंदर जिस तरह से वो गूंज रही थी, हर बात पे रिएक्ट करना। अभी 4-5 दिन पहले उनके हादसे से उनका फोन आया था कि आपने कुछ लिखा, आपने भेजा नहीं मुझे। और मैंने कहा कि नहीं, अभी तो नहीं लिखा, मैं एक पुरानी नज्म आपको भेज देता हूँ। और अगले दिन मैंने जब लिखा तो मैंने उनको शेयर किया उनके साथ मणिपुर वाली नज्म को। उनका फौरन जवाब आया कि बेहद खूबसूरत है वगैरह वगैरह, जो बातें हो सकती थी। और फिर शबनम उनसे मिल करके आई और हमारी बात हुई कि वहां पर किस तरह से जो नया कैंपेन है उसमें वो मदद करने जा रहे हैं वगैरह वगैरह। और फिर एकदम से ये खबर आना, ये बहुत बड़ा झटका था। मैं ये समझता हूं कि हम सब कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए उम्मीद और एक इंस्पिरेशन का सोर्स होते हैं। और जब कोई ऐसे चला जाता है तो हमें लगता है कि कहीं खला पैदा हो गया, उस स्ट्रगल में, उस जद्दोजहद में खला पैदा हो गया जिसे पुर करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। जहीर भाई अभी भी यकीन नहीं, जहन इसको
यकीन करने के लिए तैयार नहीं है कि वो चले गए। लेकिन जाहिर है कि हम सबको इस गम के साथ साथ वो जिम्मेदारियां उठानी है जो ये मुल्क हमसे डिमांड कर रहा है। वो नस्ल दर नस्ल लोग उठाते रहेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि उनके खानदान में जो लोग हैं, उनकी जो परवरिश हुई है, वो उन जिम्मेदारियों को जहीर साहब के बाद अपनी जिम्मेदारियां समझ करके इस जद्दोजहद को जारी रखेगा, इस मुल्क को बचाने की जद्दोजहद को जारी रखेगा। सिर्फ यही नहीं कि सियासत का जो एक मजबूत खंबा इस मुल्क में लगातार लोगों के सोच को, लोगों की कॉन्शियसनेस को तब्दील करने में, बनाने में, मुस्तहकम करने में, सेक्युलरिज्म फैलाने में और उसका मैसेज देते रहने में, साइंटिफिक टेम्पर के बारे में लगातार बहस में हिस्सा लेते रहने में शामिल रहा है। उससे आगे बढ़ करके जो प्रोजेक्ट्स लगातार चलते रहे हैं, जिनका जिक्र और लोगों ने बड़ी खूबसूरती के साथ किया है, वो सारे प्रोजेक्ट्स इस मुल्क को बचाने के लिए जरूरी हैं। हम जो कर सकते हैं वो करते रहेंगे, लेकिन अगली नस्लों को ये जिम्मेदारियां लेनी पड़ेंगी और मुझे लगता है कि अगली नस्लें वो जिम्मेदारियां लेंगी, इंस्पायर होकर के जहीर साहब जैसे लोगों से। मैं सबके, खासतौर से खानदान के बहुत करीबी दोस्तों के गम में पूरी तरह से शामिल हूं, लेकिन हम सिर्फ गम की बात करके, उनकी शख्सियत की बात करके ये नहीं कह सकते कि अब जहीर चले गए तो फिर हमारी जिम्मेदारियां नहीं है। उनके कंधों पे था भार, वो भार आज हम सबको अपने कंधों पे महसूस करना होगा। मुझे लगता है कि यही सबसे बेहतर खिराज अकीदत होगा। इमोशंस हाई होंगे आप सबके ही, मेरे भी हैं, लेकिन इन इमोशंस को हमें भूल करके उस नक्श कदम पे चलना पड़ेगा जिस नक्श कदम पे लाखों लोगों ने चल के आज तक इस मुल्क को बचाया है। बेहद शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया गौहर। आपने न सिर्फ अपने दिल के जज्बात इतनी खूबसूरती से रखे, बल्कि एक रोड मैप भी दिया कि जहां हम लोगों के लिए आगे कौन सी शाहराह खुली है। ये सारी जो इस वक्त बात हुई है, लोग गम में डूबे हुए हैं, मगर एक उम्मीद के साथ आपने ये कंक्लूड किया है। सबसे ज्यादा मुझे जो एक ख्याल आ रहा है साजिदा साहिबा का, कि जिन्होंने इतनी बड़ा धक्का, उनके लिए इतना बड़ा गम, इतना बड़ा अंदोह से किस तरह से वो कोप कर रही हैं। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको ये ताकत दे, ये जोर दे, ये कुव्वत दे कि इतने बड़े गम से वो अपने आप को किसी तरह से उससे 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 कहीं ना कहीं से ताकत उनको अल्लाह ताला उनको अता करे। बस ये हमारी दुआ है। और लोगों ने जो जो अपने ख्यालात एक्सप्रेस किए हैं, उसका मैं क्या कहूँ, मैं शुक्रिया कैसे कहूँ। आज ये तो एक ऐसा एक फर्श अज़ा थी जो बिछी हुई थी। इस वक्त सबने अज़ादारी के तौर से हम आए थे, फर्श अज़ा बिछी हुई थी। और ये भी बात सही है कि कुल्लू नफसिन जायक़तुल मौत, मुझे भी उसी मौत का जायका चखना है। तो ये तो एक रियलिटी है, मगर फिर भी उन्होंने ऐसा हमारे लिए एक राह खोली है और एक तरह से ही इज बीन अ बीकन लाइट। so that also is a very stark reality that we have to face. बस आखिर में अल्लामा इकबाल के एक शेर के साथ मैं बात खत्म करती हूँ। शायद किसी और ने भी कहा है ये, मगर ये जरूरी है जहीर साहब के लिए कहना कि मत सहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलता है। उसी खाक के पर्दे से वो निकले और उसी तरह से उन्होंने दुनिया को अपने दिल में बसा के और वही मिस्कीनों और गरीबों और नादारों की खिदमत करके वो हम सब के दिलों में घर कर गए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शबनम।
You want to say, just conclude it, please? नहीं सईदा आपा, आप तो आप इख्तिताम कर दीजिए प्लीज। आपने इख्तिताम कर दिया। बहरहाल बहुत आपने तो करिए। बहरहाल आपका सबका शुक्रिया। ज़हीर, मेरे ख्याल में हम सब लोग ही ये महसूस करते हैं कि ज़हीर शायद हमारे बहुत करीबी दोस्त थे और हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन आज की शाम ने ज़हीर की जो पर्सनालिटी थी उसमें इतनी सारी चीजें और जुड़ी और लोगों के एक्सपीरियंसेस, तो इट हैज बीन वेरी लर्निंग एक्सपीरियंस। ज़हीर, जैसे मैंने पहला कहा कि ज़हीर को भुलाना तो पॉसिबल है ही नहीं, वो हमेशा दिल में रहेंगे, हमारे साथ रहेंगे, और उनका काम और उनकी शख्सियत और उनका भोलापन, जैसे गौहर ने कहा, वो हमेशा इंस्पायर करता रहेगा। और इसी उम्मीद के साथ कि जितने लोग आज जुड़े और उसके अलावा हजारों लोग ऐसे हैं जिन्हें जो शायद आज हमारे साथ नहीं जुड़ पाए, वो सब मिलके ज़हीर ने जो भी ख्वाब देखे थे, जो इस हिंदुस्तान को बेहतर बनाने के ख्वाब थे, उसमें पूरी तरह से योगदान देंगे। और हम ज़हीर के जो भी काम अधूरे हैं उसमें जो भी हम मदद कर सके, सभी लोग अपनी अपनी तरह से। I want to specially convey to the family that we will always be there for anything you want us to do। और हम लोग बैठ के भी बाद में आजम के साथ और लोगों के साथ we will discuss this कि हम ज़हीर के काम को कैसे आगे ले जा सकते हैं। तो आप सब लोग इसमें शामिल हुए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर इतनी देर नहीं हो गई होती तो और लोग भी अपनी बात रख सकते थे, लेकिन 11 बज रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आज की मीटिंग हम यहीं ख़त्म करते हैं। ज़हीर जिंदाबाद, हमेशा याद रहोगे। गुड नाइट।